हमारे चैनल कहानी एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। सुन बे भाई, ये ऑडियो बुक पूरी तरह से फेक झूठ है। मतलब असली दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इतना ड्रामा करता हो। अगर सुनते सुनते तेरी मम्मी चिल्लाए कब तक फोन में लगा रहेगा, तो मुंह मत खोलना वरना चप्पल फेंकवा पक्का है। कहानी सुनते सुनते अगर तेरा दिमाग फुल ऑन घूम जाए, रिमोट कहीं गुम हो जाए या तेरे पापा टीवी बंद कर दे, तो समझ लेना तेरी तो मस्त गली हुई। कहानी में जो भी ड्रामा है वो इमेजिनेशन का मसाला है, असली जिंदगी से बिल्कुल फारिग। और अगर तू बीच बीच में बोल पड़े अरे भाई ये क्या नौटंकी है, या कहानी को आगे बढ़ाना यार, तो मान जा तू पूरी तरह सुपर फैन है। ऐसे ही झूमते रह, हम तेरे साथ हैं। तो आराम से सुन, मस्ती कर, और कहीं भी गुस्सा आ जाए तो कह देना भाई ये सब फिल्मी है, असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अध्याय 1। कार दुर्घटना के बाद उम्रदराज कुंवारी लड़कियों को शादी करनी होगी। विक्रम सिंह अपनी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चंडीगढ़ की सड़कों पर घूम रहा था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का घर तो वेल भी पालता है। ये तो वाकई अमानवीय है। विक्रम ने अभी अभी देखा हुआ वीडियो याद किया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो वेल पालता है, उसके मुकाबले 100 मिलियन का छोटा लक्ष्य तो बिल्कुल कमजोर था। अगर एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं तो जिंदगी कितनी रंगीन होगी। विक्रम ने भावुक होकर सोचा। नहीं नहीं, कोई तो नहीं सोचता कि अमीरों की जिंदगी बहुत व्यस्त और परेशान करने वाली होती है। एक साधारण गरीब छात्र के रूप में, जिसके पास सिर्फ सुंदरता थी और जो केवल अपने चेहरे पर निर्भर था, विक्रम को लगता था कि वह नाकामयाब था। दूसरे लोग अपनी प्रतिभा पर निर्भर क्यों होते हैं, लेकिन उसे केवल अपने चेहरे पर। विक्रम को यह मंजूर नहीं था। एक पल के लिए विक्रम का ध्यान भटक गया। धड़ाम, अचानक एक हादसा हो गया। विक्रम की छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर और सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार का टकराव हो गया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से वह स्कूटर बहुत तेज नहीं चला रहा था, बस कुछ खरोंचें आईं और उसके कपड़े फट गए। विक्रम खड़ा हुआ, लग्जरी कार पर बड़ा आर निशान देखा और तुरंत स्तब्ध रह गया। रोल्स रॉयस। उसने गलती से एक रोल्स रॉयस को टक्कर मार दी। आवाज सुनकर कुछ राहगीरों ने भी यहाँ की स्थिति देखी और इकट्ठा हो गए। अरे रोल्स रॉयस, ये युवक तो बर्बाद हो गया। रोल्स रॉयस को टक्कर मार दी, उसकी जिंदगी खत्म। इंटरनेट पर देखा, एक रोल्स रॉयस की कीमत 6-7 मिलियन होती है। इस टक्कर से शायद 1 मिलियन का नुकसान होगा। कितना बेचारा। सबने बातें की, कुछ ने विक्रम के लिए सहानुभूति दिखाई, कुछ ने तमाशा देखा और कुछ युवकों ने खुशी मनाई। इतना सुंदर होने की सजा मिली। अब तुम्हारा काम तमाम, पैसा नहीं बस सुंदरता है। क्लिक करके रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला और लगभग 20 साल की एक युवती बाहर निकली। युवती लंबी थी, काले और सुंदर लंबे बाल और चेहरा इतना नाजुक कि जैसे कोई त्रुटिहीन कला हो। कार से उतरते ही आयशा कपूर का चेहरा थोड़ा बदल गया कार के पीछे के नुकसान को देखकर। आयशा बहुत परेशान थी क्योंकि उसे परिवार ने शादी के लिए जबरदस्ती अरेंज डेट पर भेजा था। विश्वविद्यालय से अभी डिग्री भी नहीं मिली और परिवार इतनी जल्दी उसकी शादी करवाना चाहता था। अब कार की टक्कर और हो गई। आयशा का मूड और खराब हो गया। आयशा को कार से उतरते देख राहगीर हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस रोल्स रॉयस की मालकिन एक धनवान सुंदरी होगी, और लगता था कि यह सुंदरी इस समय अच्छे मूड में नहीं थी। ये युवक तो गया। माफ करें, यह मेरी गलती थी। विक्रम आगे आया और माफी मांगते हुए बोला, मैं हर्जाना देने को तैयार हूँ। आयशा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन जब उसने विक्रम का चेहरा साफ देखा, वह ठिठक गई। वाह, विक्रम का चेहरा पूरी तरह आयशा की पसंद के मुताबिक था, ठीक वैसा जैसा उसने अपने सपनों के साथी के लिए सोचा था। एक पल में आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये पहली नजर में आश्चर्य है? नहीं, क्या ये पौराणिक प्रेम है? एक चेहरा प्रेमी के रूप में आयशा को इस युवक की आकर्षक सुंदरता के सामने कोई प्रतिरोध नहीं था। सुंदरी, इस युवक ने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, इस युवक के लिए आसान नहीं है। एक नजर में वह साधारण परिवार का बच्चा लगता है, शायद छात्र। कुछ राहगीरों ने विक्रम के लिए सिफारिश की। जो युवक पहले खुशी मना रहे थे, उन्होंने अब उल्टा बोलना शुरू किया। उसे माफ नहीं करना चाहिए, उसे हर्जाना देना होगा। हाँ, ये सब उसकी गलती है, उसे ज्यादा देना चाहिए। आयशा ने इन सुझावों को जैसे सुना ही नहीं, बस अजीब भाव से विक्रम से पूछा, भाई साहब आप क्या सोचते हैं? मैं हर्जाना दूंगा। विक्रम ने शांति से कहा, अब जब ये हो गया तो इसका सामना शांति से करना चाहिए, यह एक पुरुष का कर्तव्य है। ठीक है, तो आप हर्जाना दें। नुकसान देखकर इसे ठीक करने में शायद 89 लाख रुपए लगेंगे। आयशा ने अनुमान लगाया, 8 या 9 लाख। ये सुनकर राहगीरों ने गहरी सांस ली। इतना महंगा? 8-9 लाख? शायद कई परिवार पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाए। हाय, इस युवक का क्या हाल। जो युवक खुशी मना रहे थे, वे और गर्वित हुए और तमाशा देखने लगे। इतना पैसा? 8-9 लाख तो छोड़ो, अभी तो 8-9 हजार या 8-9 सौ भी विक्रम नहीं निकाल सकता। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है।
विक्रम ने सच कहा। विक्रम के शब्द सभी की उम्मीदों में थे। आखिरकार 8-9 लाख कोई साधारण व्यक्ति आसानी से नहीं दे सकता। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप हर्जाना दें। सबके आश्चर्य में आयशा अचानक बोली, हर्जाना नहीं। यहाँ तक कि विक्रम भी हैरान था। अगर हर्जाना नहीं तो क्या देना होगा? देखिए उस पर क्या लिखा है। आयशा ने रोल्स रॉयस के पीछे इशारा किया। सबने आयशा के इशारे को देखा और रोल्स रॉयस पर 8 शब्द लिखे थे। उम्रदराज कुंवारी लड़कियां टक्कर के बाद शादी करेंगी। अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड बने तो ये हर्जाना माना जाएगा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा है। अब परिवार के शादी के दबाव और अरेंज डेट से छुटकारा मिलेगा। क्या? गड़गड़ाहट। आयशा के शब्द सभी के कानों में नौ आकाश की गड़गड़ाहट जैसे गूंजे। यह क्या स्थिति है? यह उलटफेर इतना तेज और बड़ा है। ये धनवान सुंदरी न केवल पैसा नहीं मांग रही बल्कि इस युवक को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। दुनिया में ऐसी अच्छी बात भी होती है। जो युवक पहले खुशी मना रहे थे उनकी मुस्कान तुरंत जम गई और वे भी हैरान रह गए। वे लगभग रोने लगे। ऐसी अच्छी बात उनकी बारी क्यों नहीं आई? वे गलत थे, बहुत गलत। सुंदरता वाकई काम आती है। कैसा रहेगा मान लीजिए। आयशा ने विक्रम को देखा और बोली। इस समय वह ये भी सोच रही थी कि विक्रम के बच्चे का नाम क्या रखेगी। हाय, एक और सती औरत जो उसकी सुंदरता पर फिदा है। उसका बॉयफ्रेंड बनकर 9 लाख रुपये देने की जरूरत नहीं होगी। क्या वह ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की कमाई पर जीता है? नहीं, चाहे आयशा कितनी भी आकर्षक हो, विक्रम कभी नहीं। उसी पल एक यांत्रिक आवाज विक्रम के दिमाग में गूंजी। विकल्प 1, धनवान सुंदरी को ठुकराएं, 9 लाख रुपये का हर्जाना दें, पुरस्कार सर्वशक्तिमान सबसे अमीर व्यक्ति सिस्टम। विकल्प 2, धनवान सुंदरी को स्वीकार करें और उसका बॉयफ्रेंड बने, पुरस्कार कोई नहीं। ये सुनकर विक्रम तुरंत सतर्क हो गया। अगर वह धनवान सुंदरी को ठुकराता है तो उसे सिस्टम मिलेगा। अगर वह स्वीकार करता है तो कोई पुरस्कार नहीं, तो क्या चुनना है? बिल्कुल ठुकराना। आखिरकार वह एक सकारात्मक, आत्मसुधार करने वाला अच्छा पुरुष है। वह कभी दूसरों की कमाई पर नहीं जिएगा, भले ही यह कमाई कितनी ही स्वादिष्ट क्यों न हो। मिस, मैं आपकी उदारता को ठुकराता हूं, मैं हर्जाना देने को तैयार हूं। सोचने के बाद विक्रम ने गंभीरता से कहा, वह इसलिए नहीं ठुकरा रहा क्योंकि उसे सिस्टम मिलेगा। विक्रम की आवाज के साथ यांत्रिक आवाज फिर आई। स्थापना प्रगति 1%, 0.2%, 0.3%, 0.99%, 0.100%। डिंग, सर्वशक्तिमान सबसे अमीर व्यक्ति सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित। बधाई हो, आपको सर्वशक्तिमान सबसे अमीर व्यक्ति सिस्टम मिला। अब से दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना कोई सपना नहीं है। अध्याय 2, नया गिफ्ट पैक। ठुकराया। विक्रम के शब्द सुनकर आयशा और राहगीर दोनों स्तब्ध रह गए। उसने इस धनवान सुंदरी को ठुकरा दिया। क्या दिमाग में कोई खराबी है? ऐसी बड़ी अच्छी बात और कोई इसे ठुकरा रहा है। वह लाखों रुपए का भारी हर्जाना देना चाहता है लेकिन इस सुंदरी का बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। समझ नहीं आता। खासकर वहां मौजूद युवक और हैरान थे। अगर ऐसी बात उनकी बारी आती तो वे तुरंत मान लेते, ठुकराने की बात तो दूर। ये सुंदरी न केवल दिखने और फिगर में शीर्ष है बल्कि पहली श्रेणी की अभिनेत्रियों को मात दे सकती है। यहां तक कि अगर यह सुंदरी बदसूरत होती तब भी वे तैयार होते। आयशा भी स्तब्ध थी। ये पहली बार था जब उसने छुपा हुआ प्रेम निवेदन किया था। उसे कभी नहीं लगा कि विक्रम ठुकरा देगा। डिंग, नया गिफ्ट पैक आ गया है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? विक्रम कुछ कहना चाहता था तभी सिस्टम की आवाज फिर आई। नया गिफ्ट पैक। विक्रम ने मन में बुदबुदाया, इतनी जल्दी नया गिफ्ट पैक, ये तो शानदार है। वह चिंतित था, इस सुंदरी को ठुकराने के बाद हर्जाना कैसे देगा। पता नहीं उसका नया गिफ्ट पैक क्या है। 100 मिलियन की जमा, एक विला या शीर्ष सुपरकार। देखें, विक्रम ने बिना हिचकिचाहट के देखने का विकल्प चुना। बधाई हो, आपको DLF प्रोमेनिड में 10 अपार्टमेंट बिल्डिंग मिली। DLF प्रोमेनिड में अपार्टमेंट बिल्डिंग, वह भी 10। सिस्टम तो बहुत उदार है। विक्रम एक पल के लिए हैरान हुआ और बहुत आश्चर्यचकित था। उसे लगा था कि नया गिफ्ट पैक में 100 मिलियन का पुरस्कार होगा, लेकिन ये तो सीधे 50 गुना बढ़ गया। सर्वशक्तिमान सबसे अमीर व्यक्ति सिस्टम के लायक, एक बार में 5 अरब। DLF प्रोमेनिड हाल ही में चंडीगढ़ का सबसे चर्चित रिहायशी क्षेत्र है। शहर के केंद्र में स्थित यह एक वास्तविक उच्च स्तरीय अपार्टमेंट बिल्डिंग है। यहां तक कि चंडीगढ़ जैसे साधारण शहर में आवास की कीमतें 30,000-40,000 रुपये प्रति यूनिट हैं। चंडीगढ़ में औसत अपार्टमेंट बिल्डिंग लगभग 25 मंजिल की होती है। प्रत्येक मंजिल पर 6 घर, कुल मिलाकर 150 घर। अगर DLF प्रोमेनिड की गणना 30,000 से ज्यादा की कीमत पर की जाए तो रूढ़िगत अनुमान से एक बिल्डिंग की कीमत कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा होगी। और 10 बिल्डिंग यानी 5 अरब। अचानक गरीब विक्रम की संपत्ति 5 अरब तक पहुंच गई। वह असली अमीर बन गया।
ये सबसे रूढ़िगत अनुमान है, वास्तव में यह और ज्यादा हो सकता है। विक्रम चंडीगढ़ के शीर्ष अमीरों में शामिल हो गया। नहीं जानता कैसे तारीफ करनी है, मिस ने उसे हर्जाना देने को कहा। हाँ, उसे अभी हर्जाना देना चाहिए। क्या बात है, बस सुंदर दिखता है, गरीब, अगर हिम्मत है तो अभी दे, उसे हर्जाना दो। थोड़ी देर बाद विक्रम से जलन करने वाले कुछ पुरुष बोले, व्यंग्य करते हुए, भाई साहब, क्या आप वाकई हर्जाना देना चाहते हैं, फिर से नहीं सोचेंगे? आयशा ने निराश होकर पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया, मुझे लगता है कि दो लोगों का रिश्ता पैसे से नहीं नापा जा सकता। मैं हर्जाना देने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने कुछ समय पहले 10 बिल्डिंग खरीदी थी, अब मेरे पास नकद नहीं है। स्वाभाविक रूप से विक्रम यह नहीं कह सकता था कि सिस्टम ने उसे 10 बिल्डिंग दी, बस इतना कहा कि उसने खरीदी। हालांकि शहर के केंद्र में 10 बिल्डिंग थी जिनकी कीमत 5 अरब से ज्यादा थी, लेकिन विक्रम के पास नकद नहीं था। यहां तक कि अगर विक्रम कुछ घर बेचना चाहता तो विभिन्न प्रक्रियाओं में समय लगता। विक्रम के शब्द सुनकर आसपास फिर चर्चा शुरू हो गई। इस लड़के का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, 10 बिल्डिंग खरीदी। हाँ, अगर 10 बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों चला रहा है? मुझे लगता है वह झूठ बोल रहा है, आसमान तक झूठ। आसपास किसी ने विक्रम की बात पर यकीन नहीं किया। ठीक है, मैं आपको सीधे एक घर हर्जाने में दूंगा, विक्रम ने फिर कहा। आखिर यह उसकी जिम्मेदारी थी। खुद घर बेचना बहुत परेशानी और समय लेने वाला था, तो आयशा को एक घर देना बेहतर था। अब विक्रम के लिए एक घर बस बूंद के बराबर था। आखिर अब उसके पास हजारों घर थे। एक घर हर्जाना, ये लड़का वाकई बोलने की हिम्मत रखता है। क्या एक घर देना? मुझे लगता है ये लड़का भागना चाहता है। हर तरह की टिप्पणियां आईं। जब सभी विक्रम पर शक कर रहे थे, एक काली ऑडी रुकी और एक पेशेवर कपड़ों में लंबी सुंदरी बाहर निकली। क्या आप श्री विक्रम सिंह हैं? पेशेवर कपड़ों वाली सुंदरी विक्रम के पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, नमस्ते श्री विक्रम, मैं सोनिया वर्मा हूँ, फेगई रियल एस्टेट कंपनी की मैनेजर। आपने पहले हमसे DLF प्रोमेनिड की 10 बिल्डिंग खरीदी थी। आपको कुछ अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने हैं। क्या आपके पास अब समय है? बात करते हुए सोनिया ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि उसने हर तरह के अमीर लोगों को देखा था, लेकिन एक बार में 10 बिल्डिंग खरीदने वाला ये पहला था। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो सोनिया को यकीन नहीं होता कि कोई एक बार में 10 बिल्डिंग खरीद सकता है। इतना ही नहीं, ये श्री विक्रम अभी युवा, बहुत युवा हैं और उनकी सुंदरता असाधारण है, जिसने सोनिया को और उत्सुक बनाया। सोनिया के शब्दों ने आसपास को मृत्यु सी शांति में डाल दिया। सच में, इस लड़के ने, नहीं, इस सज्जन ने जो कहा वह सच है। उसने वाकई DLF प्रोमेनिड में, चंडीगढ़ के मशहूर उच्चस्तरीय समुदाय में 10 बिल्डिंग खरीदी। 10 बिल्डिंग खरीदने में कई अरब लगेंगे ना? इतना पैसा एक बार में निकाल सकते हैं और फिर भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं। ये तो बहुत सादगी है ना? अमीरों का विचार वाकई असाधारण है। खासकर उन राहगीरों ने जो पहले विक्रम पर शक और मजाक कर रहे थे, उनके चेहरे इस समय पीले पड़ गए और वे डर से सिर झुकाए खड़े थे। इस समय वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि विक्रम उदार हो और उनके साथ हिसाब न करे। ऐसे अमीरों को नाराज नहीं करना चाहिए। 1 मिनट रुकें, विक्रम ने सोनिया से कहा। विक्रम ने आयशा से चर्चा की, संपर्क जानकारी ली और दोपहर 3 बजे बारिस्टा लाउंज में मिलने का तय किया। विक्रम पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने गया और औपचारिकताएं पूरी की। दोपहर में विक्रम ने आयशा को घर हर्जाने में दिया और स्वामित्व उसके नाम कर दिया। मूल रूप से विक्रम ने उसे ठुकराया था और आयशा बहुत दुखी थी। अब विक्रम ने ऐसा कहा तो आयशा को लगा कि अभी भी मौका है। इसलिए जैसे ही विक्रम ने कहा, वह तुरंत मान गई। आखिर 9 लाख रुपए आयशा के लिए जेब खर्च जैसे थे, कोई मायने नहीं रखते। वह पैसा नहीं चाहती थी, बल्कि विक्रम से मिलने के ज्यादा मौके बनाना चाहती थी। चूंकि विक्रम ने मुलाकात का समय मांगा तो उसने मना नहीं किया। बात करने के बाद विक्रम सोनिया की कार में बैठा और सीधे फेगई रियल एस्टेट कंपनी गया। मैनेजर सोनिया, कृपया इन बिल्डिंग्स का परिचय दें। रास्ते में विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। हो, ठीक है, ठीक है। सोनिया एक पल के लिए हैरान हुई, फिर सहमति में सिर हिलाया। इस समय सोनिया को और आश्चर्य हुआ। इन बिल्डिंग्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते और सीधे खरीद लिया। ये 10 बिल्डिंग हैं, 10 गो भी नहीं, जिनकी कीमत अरबों में है। इतनी आसानी से खरीद लिया। ये श्री विक्रम कितने उदार हैं। ... दूसरी तरफ आयशा की रोल्स रॉयस को भी टो कर लिया गया और मरम्मत के लिए भेज दिया गया। आयशा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करना पड़ा और उसे लेने के लिए कहा। जब आयशा की दोस्त ने सुना कि क्या हुआ, उसने तुरंत आयशा को डांटा। आयशा, तुम धोखा खा गई। वह विक्रम निश्चित रूप से एक ठग बदमाश है। वह हर्जाना नहीं देना चाहता, इसलिए उसने ये नाटक रचा। विल्मा प्रॉपर्टी कंपनी का मैनेजर नकली होगा। विश्वास करो या नहीं, वह आज दोपहर समझौते का पालन नहीं करेगा और तुमसे नहीं मिलेगा। अध्याय 3,
खर्च करने की शक्ति में 1000 गुना वृद्धि का अनुभव कार्ड। मुझे यकीन नहीं। आयशा ने सिर हिलाया, अपनी दोस्त की बात पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, मैं आज दोपहर तुम्हारे साथ जाऊंगी, देखते हैं। दोस्त ने आयशा से बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा। वैसे आयशा, मेरा मोबाइल बंद हो गया, मुझे अपना मोबाइल दे। अचानक दोस्त ने मुड़कर आयशा से कहा। आयशा ने बिना सोचे अपना फोन दोस्त को दे दिया और फिर पास में बीमा कंपनी के व्यक्ति से बात करने लगी। जब आयशा का ध्यान नहीं था, दोस्त ने फोन खोला और आयशा ने जो विक्रम का वीचैट जोड़ा था उसे ढूंढ लिया। मैंने सोचा, मुझे घर नहीं चाहिए, बस तुम आज दोपहर 9 लाख रुपए हर जाने में दे दो। दोस्त ने चुपके से आयशा के फोन से विक्रम को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। दूसरी तरफ विक्रम और फेगई रियल एस्टेट कंपनी की मैनेजर सोनिया औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, तभी उनका मोबाइल बजा। फोन खोलकर विक्रम की भौहें चढ़ गईं। घर नहीं चाहिए, पैसा। ठीक है, आखिर उसने किसी की कार को टक्कर मारी थी। अब लोग पैसा मांग रहे हैं तो वह मना नहीं कर सकता। डिंग, रैंडम कार्य जारी, कृपया 1 घंटे में 10 लाख रुपये कमाए। नोट, रियल एस्टेट की बिक्री से आए गिनती नहीं। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। इस बार कार्य पुरस्कार में 30 करोड़ रुपये। विक्रम बहुत हैरान था, ये शानदार था। उसे अब सबसे ज्यादा जरूरत थी कार्यशील पूंजी की। 30 करोड़ रुपये मिलने के बाद कई चीजें आसान हो जाएंगी। 9 लाख रुपये का हर्जाना तो बूंद के बराबर था, लेकिन 1 घंटे में 10 लाख कमाना थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा सिस्टम ने यह भी शर्त रखी कि रियल एस्टेट की बिक्री गिनती नहीं होगी, जिसने घर बेचने की संभावना को बंद कर दिया। वैसे नए गिफ्ट पैक में एक और चीज थी। अचानक विक्रम को सिस्टम के पहले दिए गए नए गिफ्ट पैक की याद आई। नए गिफ्ट पैक में 2 चीजें थीं, एक थी डीएलएफ प्रोमेनेड की 10 बिल्डिंग और दूसरा एक कार्ड। क्योंकि 10 बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, विक्रम का ध्यान पहले पूरी तरह उन पर था और वह दूसरा पुरस्कार भूल गया था। अब विक्रम को याद आया तो उसने उत्सुकता से जांच की। खर्च करने की शक्ति में 1000 गुना वृद्धि का अनुभव कार्ड, आधे घंटे की समय सीमा। इस बार विक्रम ने साफ देखा कि यह कार्ड क्या था। इस अनुभव कार्ड का काम क्या है? विक्रम को समझ नहीं आया तो उसने सिस्टम से पूछा। प्रभाव, एक बार खर्च करने की शक्ति में 1000 गुना वृद्धि का अनुभव कार्ड सक्रिय होने पर आपकी खर्च करने की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, आपको केवल 1 रुपये खर्च करने होंगे और आप 1000 रुपये की चीज खरीद सकते हैं। समझ गया, विक्रम ने सिर हिलाया। आसान शब्दों में, आप कुछ 1000 रुपये में लाखों की चीज खरीद सकते हैं। अफसोस, समय बहुत कम है, विक्रम ने भावुक होकर कहा। अगर वह हमेशा ये क्षमता रख सकता, शायद 1 महीने से कम नहीं, आधे महीने में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति का उपनाम सिंह हो जाएगा। लगता है ये सिस्टम कार्य इससे पूरा होगा। विक्रम को पहले से ही समाधान मिल गया था। उसे बस 1000 से ज्यादा रुपये खर्च करके 10 लाख से ज्यादा की चीज खरीदनी थी और फिर उसे बेच देना था। 1000 से ज्यादा की लागत घटाकर क्या मुनाफा 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा? उसने कार्य को ज्यादा अच्छे से पूरा किया, लेकिन क्या खरीदना है, ये सवाल था। घर तो नहीं चलेगा, सिस्टम ने मना किया है। एक कदम पीछे, कार। लेकिन कार खरीदना भी नहीं चलेगा। कार खरीदने में भी कई औपचारिकताएं हैं। कार खरीदने से बेचने तक 1 घंटा निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो 30 करोड़ रुपये चले जाएंगे। घर और लग्जरी कार के अलावा क्या है जो लाखों का है? इस समय विक्रम ने गलती से सोनिया के गले में सोने का हार देखा। हाँ, सोना खरीदें। समाधान मिलते ही विक्रम ने तुरंत कार्रवाई की। पहले हुआबेई से 2000 रुपये उधार लिए और फिर सीधे नजदीकी जौहरी बाजार सोने की दुकान पर गया। सोना वाकई एक कठिन मुद्रा है। हालांकि अब सोने की कीमत पहले से ही ऊंची है, फिर भी सोने की दुकानों में ग्राहकों का तांता लगा रहता है। जब विक्रम अंदर आया तो बेकार बैठे दुकान सहायकों ने तुरंत उसे देखा। मीरा, तुम जाओ। अंत में कुछ पुराने सहायकों ने एक नई महिला सेल्स पर्सन, मीरा जोशी, को विक्रम से निपटने के लिए भेजा। चंडीगढ़ की एक बड़ी सोने की दुकान के रूप में उन्होंने हर तरह के ग्राहक देखे थे। आमतौर पर एक नज़र में ग्राहक की खर्च करने की शक्ति का अनुमान लगा लेते थे। विक्रम एक गरीब छात्र जैसा दिखता था, जिसकी खर्च करने की शक्ति कुछ हजार थी, ज्यादा से ज्यादा 10,000। इस तरह का कमीशन बहुत छोटा था और वे विक्रम से मिलने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे। सुंदर होने से क्या उसे खाना तो नहीं बनता? ठीक है, एक नई सेल्स पर्सन के रूप में मीरा हर ग्राहक का गंभीरता से स्वागत करती थी। यहाँ तक कि अगर ग्राहक की खर्च करने की शक्ति कम थी तब भी वह बहुत उत्साहित थी, इसे अभ्यास मानती थी। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मीरा विक्रम के पीछे आए और मुस्कुराते हुए पूछा। आवाज सुनकर विक्रम मुड़ा। कितना सुंदर! एक पल में मीरा हैरान रह गई। क्या ये पहली बार था जब उसने इतना सुंदर लड़का देखा था? भाई साहब, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आभूषण खरीदने आए हैं? मीरा के दिल में हिरन दौड़ने लगा और उसने घबराते हुए पूछा। नहीं, मैं सोने की ईंटें खरीदना चाहता हूँ।
विक्रम ने सिर हिलाया। गर्लफ्रेंड के लिए चीजें नहीं खरीद रहा। ये सुनकर मीरा को जाने क्यों थोड़ी खुशी हुई। कृपया मेरे साथ आएं। मीरा के नेतृत्व में विक्रम सोने की ईंटें बेचने वाले काउंटर पर आया और मीरा ने उत्साह से विक्रम को परिचय दिया। पास में जो पुराने सहायक चाय पीते और गपशप करते थे, उन्होंने ये दृश्य देखा और उनकी आंखों में अत्यधिक तिरस्कार था। भाई साहब, आप कितने ग्राम की सोने की ईंटें चाहते हैं? मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मुझे 10 किलो दे दो, लेकिन जल्दी। विक्रम ने लापरवाही से जवाब दिया। विक्रम ने मोटे तौर पर देखा। 100 ग्राम सोने की ईंट की कीमत 37,550 थी। 500 ग्राम यानी 1 किलो लगभग 1,80,000 रुपये। 10 किलो यानी 1,80,00,000। मैंने जो 2,000 रुपये उधार लिए और खर्च करने की शक्ति में 1000 गुना वृद्धि का अनुभव कार्ड, ये ठीक है। विक्रम के शब्दों के साथ आसपास तुरंत मृत्यु सी शांति छा गई। क्या 10 किलो? मेरे कानों में कोई खराबी नहीं है। एक समय के लिए आसपास के सभी को शक हुआ कि उनके कानों में खराबी है। उन्होंने 10 किलो मांस और 10 किलो फल खरीदने वालों को देखा था, लेकिन 10 किलो सोने की ईंटें खरीदने वाला पहली बार देखा। हाँ, पागल हो गया है। 10 किलो सोने की ईंटें? क्या 10 किलो गोभी खरीद रहा है? भाई साहब, आपने क्या कहा? मुझे साफ नहीं सुना। मीरा ने हैरानी से पूछा। उसे भी लगा कि उसने गलत सुना। मैं 10 किलो खरीदना चाहता हूँ, उम्मीद है जल्दी हो। विक्रम की आवाज थोड़ी ऊंची हुई और उसने फिर कहा। इस बार सभी ने साफ सुन लिया। हाँ, उसने वाकई 10 किलो सोने की ईंटें कहा। अध्याय 4। 8,000 रुपये में मैंने एक शीर्ष लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर खरीदा। इस समय उनकी खपत की अवधारणा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उन्होंने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि विक्रम की खर्च करने की शक्ति केवल 10,000 के आसपास होगी और वह शायद 20 या 30 ग्राम की सोने की ईंट खरीद लेगा। लेकिन अब वह कहता है कि उसे 10 किलो सोने की ईंटें चाहिए। मेरे भगवान, ये तो बहुत पागलपन है। 10 किलो सोने की ईंटें यानी 18 लाख से ज्यादा, और कमीशन में ही 10,000 मिल जाएंगे। अगले ही सेकंड जो पहले विक्रम को पसंद नहीं करते थे और शांति से चाय पी रहे थे, वे पुराने सेल्समैन झुंड में आ गए, चापलूसी करते हुए विक्रम को खुश करने लगे। साहब, चाय लेंगे या कॉफी? साहब, मैं यहाँ का सेल्स चैंपियन हूँ, मैं आपको परिचय दूं। भाई साहब, यहाँ तक कि कुछ सुंदर सेल्सवुमन जिनका फिगर बहुत अच्छा था, अपने शरीर को विक्रम से लगभग सटा रही थीं। ये दृश्य देखकर मीरा थोड़ी निराश हुई। ऐसा लगता था कि ये सौदा उसका नहीं होगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि वही जिम्मेदारी ले। हालांकि मीरा की उम्मीद के विपरीत विक्रम ने उसकी ओर इशारा किया और बोला। हो, खुशी का एक बड़ा भाव आया। मीरा ने तुरंत कहा, भाई साहब, आपको बहुत सारी सोने की ईंटें चाहिए। मुझे पहले हमारे मैनेजर से पूछना होगा। कृपया एक पल रुकें। आखिर मीरा चली गई और मैनेजर के कार्यालय में गई। 2 मिनट बाद मीरा एक अविश्वास करने वाले मैनेजर के साथ विक्रम के पास आए। साहब, क्या मैंने सही सुना? आपको 10 किलो सोने की ईंटें चाहिए? मैनेजर ने दुर्घटना से बचने के लिए फिर से पक्का किया। हाँ, उम्मीद है जल्दी हो। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है, कृपया एक पल रुकें। मैनेजर के चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान आई और वह तुरंत इंतजाम करने गया। 5 मिनट बाद मैनेजर तैयार सोने की ईंटों के साथ लौटा। साहब, ये 10 किलो सोने की ईंटें हैं। कुल कीमत 18,99,000 रुपये है। क्योंकि आपने इतनी बड़ी मात्रा खरीदी, हम आपको छूट देंगे। आप बस 18,50,000 रुपये दें। मैनेजर ने सम्मान से कहा। ठीक है। विक्रम ने सिर हिलाया, सिस्टम खोला और अनुभव कार्ड सक्रिय किया। डिंग, खर्च करने की शक्ति में 1000 गुना वृद्धि का अनुभव कार्ड सक्रिय हो गया। उल्टी गिनती 29:59 सेकंड। कृपया समय का ध्यान रखें। सिस्टम की आवाज आई। विक्रम ने मैनेजर को 1,850 रुपये ट्रांसफर किए। मैनेजर की तरफ उसे विक्रम का पैसा 1000 गुना बढ़कर यानी 18,50,000 रुपये शून्य प्राप्त हुआ। अंत में मैनेजर और मीरा ने विक्रम को बाहर तक छोड़ा और उन पुराने सेल्समैन को यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा हुआ। इस बार के बाद मीरा निश्चित रूप से उभर जाएगी। उनकी आंखों में वाकई खराबी थी। उसके बाद विक्रम 10 किलो सोने की ईंटें लेकर चंडीगढ़ के सोना खरीदने वाले स्थान पर गया। 10 मिनट बाद विक्रम के बैंक कार्ड में 18 लाख से ज्यादा रुपए आ गए। क्योंकि राशि बहुत बड़ी थी, मालिक ने विक्रम को खुश करने के लिए खरीद की कीमत उस कीमत से ज्यादा अलग नहीं रखी जिस पर विक्रम ने सोना खरीदा था। विक्रम ने कार्य को ज्यादा अच्छे से पूरा किया। डिंग, 1 घंटे में 10 लाख रुपए कमाने का कार्य पूरा हुआ। बधाई हो, आपको 30 करोड़ रुपए की निधि मिली। नोट, निधि कुछ घंटों में सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से आपके बैंक कार्ड में भेजी जाएगी। कृपया जांच करें। सिस्टम की आवाज फिर आए और 30 करोड़ रुपए की निधि सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। इस समय विक्रम ने विशेष रूप से सिस्टम की जांच की। खर्च करने की शक्ति में 1000 गुना वृद्धि का अनुभव का 3:38। अभी 3 मिनट का अनुभव बाकी था।
बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने तुरंत एमजी रोड लैम्बोर्गिनी शोरूम को फोन किया। क्या आपकी दुकान में लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर है? विक्रम ने सीधे पूछा। अभी जब वह सोने की दुकान पर मैनेजर का सोना लाने का इंतजार कर रहा था, तब उसने इंटरनेट से चंडीगढ़ के लैम्बोर्गिनी शोरूम का संपर्क ढूंढ लिया था। लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, जिसे बड़ा बैल भी कहते हैं, पहले विक्रम का सपना था। साहब, आप भाग्यशाली हैं, हमारे शोरूम में एक है, लैम्बोर्गिनी के ग्राहक सेवा ने विनम्रता से कहा। 4 महीने पहले एक अमीर दूसरी पीढ़ी ने उनसे एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर बुक किया था, लेकिन अंत में विभिन्न कारणों से खरीद से पीछे हट गया। वरना चंडीगढ़ जैसे साधारण शहर में लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर कभी स्टॉक में नहीं होता। अगर खरीदना हो तो आमतौर पर कुछ महीने लगते हैं। ठीक है, मैंने खरीद लिया, विक्रम ने सिर हिलाया। साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर शीर्ष संस्करण है। कीमत थोड़ी ऊंची हो सकती है, 8.96 करोड़ रुपये। लैम्बोर्गिनी के कर्मचारी ने याद दिलाया। मुझे शीर्ष कॉन्फ़िगरेशन ही चाहिए, अपना बैंक खाता भेजें, मैं ट्रांसफर कर दूंगा, विक्रम ने जवाब दिया। हो, विक्रम की बात सुनकर लैम्बोर्गिनी का कर्मचारी हैरान रह गया। अभी खरीद लिया? वह लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर लगभग 9 करोड़ का है, इस रहस्यमय सज्जन ने बस पूछा और खरीद लिया। अमीर लोग वाकई मनमौजी होते हैं। मैं अभी भेजता हूँ, जल्द ही, विक्रम को खबर मिली। इस समय खर्च करने की शक्ति में 1000 गुना वृद्धि का अनुभव कार्ड समाप्त होने में 30 सेकंड बाकी थे। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने तुरंत ट्रांसफर शुरू किया। आखिरी पल में विक्रम ने सफलतापूर्वक 8,960 रुपये ट्रांसफर किए। बहुत अच्छा, विक्रम ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उसने अंत में एक और मौका पकड़ा। 8,000 रुपये से ज्यादा में उसने 8 करोड़ से ज्यादा कीमत का बड़ा बैल लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर खरीद लिया। यह एहसास बहुत शानदार है। जल्द ही लैम्बोर्गिनी शोरूम से फोन आया। इस बार मैनेजर ने खुद विक्रम को फोन किया। वह भी गहराई से हैरान था। साहब, आपका ट्रांसफर प्राप्त हो गया। अगर आपके लिए आना सुविधाजनक नहीं है तो हम कार और अनुबंध आपके घर भेज सकते हैं। आप लोग भेज दो, विक्रम ने मैनेजर को अपना पता बताया। दोपहर में विक्रम अपने किराए के अपार्टमेंट में लौटा। 1 घंटे से ज्यादा बाद विक्रम का मोबाइल बजा। श्री विक्रम, आपकी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर आ गई है, कृपया नीचे आकर जांच करें। विक्रम को लैम्बोर्गिनी कर्मचारियों का फोन आया। चाबी लेकर विक्रम कमरे से निकला। नीचे आकर पहली नजर में विक्रम ने एक काली सुपर कार देखी, जिसकी लाइनें बहुत मजबूत थीं। ये वाकई उसकी अपनी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर थी। लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर का बहुभुज डिजाइन बहुत प्रभावशाली है और कार के किनारे का आकार हमेशा की तरह लैम्बोर्गिनी की ताकत और तीखी रेखाओं को बनाए रखता है। अंदर और बाहर दोनों में तीखा और साइफाई स्टाइल है। बड़ी संख्या में सच्ची रेखाओं का हेक्सागोनल डिजाइन और धातु इसे युद्ध के माहौल से भर देता है। लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर में एक नया 6.5 L V12 इंजन मॉडल L539 है, जिसे विशेष रूप से ट्यून किया जाता है ताकि अधिकतम 700 हॉर्स पावर उत्पन्न हो, 2.8 सेकंड में 100 तक, और शीर्ष गति 350 किलोमीटर घंटा से ज्यादा। विक्रम अपनी बड़े बैल से बेहद संतुष्ट था। आखिर इसे केवल कुछ हजार रुपये में खरीदा था। यह एहसास वाकई शानदार है। श्री विक्रम, यह आपकी कार की चाबी है। विक्रम को देखकर कर्मचारी ने कार की चाबियां सौंप दी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद लैम्बोर्गिनी कर्मचारी चले गए, लेकिन विक्रम घर गया, थोड़ा साफ सफाई की, फिर अपनी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर चलाई और आयशा के साथ तय बारिस्टा लाउंज की ओर बढ़ा। ... बारिस्टा लाउंज में आयशा अपनी दोस्त के साथ पहले से ही इंतजार कर रही थी। आयशा, देखा, वह विक्रम नहीं आया। समय देखकर दोस्त ने आयशा से मजाकिया लहजे में कहा, अभी 2 मिनट बाकी हैं। आयशा ने फोन पर समय देखते हुए जवाब दिया, चिंता मत कर, वह ठग जिसका नाम विक्रम है वह कभी नहीं आएगा। अगर वह आया तो मैं उल्टा खड़ी हो जाऊंगी। दोस्त ने बहुत विश्वास से कसम खाए। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले बाहर से अचानक सुपरकार की दहाड़ सुनाई दी। अध्याय 5.5 करोड़ रुपए आए, बस जेब खर्च। सुपरकार की दहाड़ सुनकर बारिस्टा लाउंज में कई युवा ग्राहक बाहर देखने लगे, लेकिन आयशा इसमें शामिल नहीं थी। उसने बहुत सारी सुपरकार देखी थीं। आयशा के पास 6 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम थी और एक गुलाबी फरारी। वह एक असली छोटी अमीर थी। और आयशा की सबसे अच्छी दोस्त रिया मल्होत्रा ने उत्सुकता से बाहर देखा और अपनी कसम जारी रखी, आयशा, अगर वह विक्रम आया तो मैं। अगले ही सेकंड उसने देखा कि एक काली लैम्बोर्गिनी बारिस्टा लाउंज के सामने रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक बहुत सुंदर लड़का बाहर निकला। लेकिन अपनी बात आधी में रिया अचानक रुक गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह हैरानी से बाहर देखने लगी। रिया के अजीब भाव देखकर आयशा ने उत्सुकता से मुड़कर देखा। विक्रम, आयशा ने बहुत खुशी से कहा। हो, विक्रम, वह ठग विक्रम कहाँ है? आयशा की नजर का पीछा करते हुए रिया स्तब्ध रह गई। वह परियों जैसी सुंदरता वाला भाई साहब आयशा के मुंह में विक्रम है।
वह ठग, लगता है मेरी माँ सही थी। सुंदर लड़के सब ठग और बदमाश होते हैं, और यह विक्रम निश्चित रूप से बदमाशों में बदमाशों का पूर्वज है। अभी वह गलती से इस विक्रम से धोखा खा गई थी। नहीं, मुझे सतर्क रहना होगा और इस विक्रम की सुंदरता से आकर्षित नहीं होना चाहिए। सोचकर रिया ने अपनी बरसी गोरी जांघ को जोर से चिकोटी काटी ताकि खुद को सतर्क रखे, और फिर गंभीर ठंडी सुंदरी बनने की कोशिश की। रिया, तुमने अभी क्या कहा? अगर विक्रम आया तो तुम उल्टा खड़ी होगी। आयशा ने दयालुता से अपनी दोस्त को याद दिलाया। अब विक्रम आ गया। ये सुनकर रिया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्या? तुमने क्या कहा? मुझे साफ नहीं सुना। रिया ने खांसते हुए अपनी सफाई दी। तुमने गलत सुना, मेरा मतलब था कि विक्रम आया तो मैं बस उल्टा खड़ी होंगी। यह उल्टा करने की बात नहीं थी। विक्रम रेस्तरां में आया और आयशा को उत्साह से उसकी ओर हाथ हिलाते देखा। पास आकर फोन टेबल पर रखा, विक्रम आयशा और रिया के सामने बैठ गया। अनुबंध की प्रक्रिया हो गई। विक्रम को देखकर आयशा ने चिंता से पूछा। हो गई, लेकिन एक और बात है, विक्रम ने कुछ चिंता से कहा। हालांकि अनुबंध हो गया था, लेकिन विक्रम को एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और वह था संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना। क्योंकि उसके पास 10 बिल्डिंग थी और संपत्ति प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा थे, उन्हें एक साथ नहीं दिया जा सकता था। सोनिया ने विक्रम को बताया कि शायद कुछ दिन लगेंगे, तब वह उन ढेर सारे संपत्ति प्रमाण पत्र ले सकेगा। 1000 से ज्यादा घरों के संपत्ति प्रमाण पत्र कैसे ले जाएं? कितनी परेशानी। अमीरों की जिंदगी बिल्कुल खुशहाल नहीं है। क्या बात है? आयशा ने फिर पूछा। उसे लगा कि यह विक्रम के करीब आने का अच्छा मौका है। कुछ नहीं, बस कुछ सामान ले जाना है, मैं अकेले व्यस्त नहीं हो सकता। विक्रम ने समझाया। ये तो आसान है, जब आपको मदद चाहिए मुझे संपर्क करें, मैं और रिया आपकी मदद करेंगे। आयशा ने कहा। हो, पास में। रिया स्तब्ध थी। यह क्या है? बिना कुछ कहे उसे अपनी दोस्त ने चोर की नाव पर चढ़ा दिया और सामान ले जाने में मदद करनी थी। आयशा के प्रदर्शन को देखकर रिया का सिर बड़ा हो गया। क्या ये तथाकथित प्रेम की शक्ति है? स्कूल में हजारों मील दूर लोगों को ठुकराने वाली देवी एक पल में शर्मीली छोटी औरत बन सकती है। लेकिन बात यह है कि विक्रम की बातचीत सुनकर वह ठग जैसा नहीं लगता। ये सोचकर रिया अचानक उत्साहित हुई और फिर चुपके से अपनी जांघ को जोर से चिकोटी काटी। इस समय रिया का ध्यान भटक गया और उसके दर्द भरे भाव बदल गए। रिया, तुम्हें क्या हुआ? असहज हो? आयशा ने अपनी दोस्त के असामान्य भाव देखकर पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हालांकि रिया का दिल पहले से ही रो रहा था, लेकिन वह फिर भी शांत और हल्की दिखना चाहती थी। नहीं नहीं, मैं फिर से सुंदरता से मोहित होने वाली थी। यह विक्रम एक ठग है। एक अच्छी दोस्त के रूप में मुझे आयशा को विक्रम के शैतान के पंजे से बचाना होगा। विक्रम, आयशा की रोल्स रॉयस फैंटम को पेशेवरों ने देखा है और इसे ठीक करने में लगभग 8,50,000 रुपये लगेंगे। रिया ने जल्दी से विषय बदल दिया और सीधे विक्रम से सवाल किया। पैसा तैयार है। हालांकि विक्रम वाकई आ गया, जो रिया की उम्मीदों से परे था, लेकिन उसे यकीन था कि विक्रम पैसा नहीं लाएगा। वह भागा नहीं, वह निश्चित रूप से आयशा को ठगने की कोशिश कर रहा है। न केवल हर्जाना देने की तैयारी नहीं, बल्कि आयशा का पैसा भी ठगना चाहता है। जो लैम्बोर्गिनी विक्रम अभी चला रहा था, वह निश्चित रूप से पहले किराए पर ली गई थी ताकि आयशा को धोखा दे सके। इसलिए वह पैसे से विक्रम को बेनकाब करना चाहती थी। तैयार है? विक्रम ने सिर हिलाया। तैयार है। हाँ, तो अपना फोन खोलो और हमें दिखाओ। रिया ने तंज कसते हुए जवाब दिया। डिंग। हालांकि रिया की बात पूरी होने से पहले विक्रम का फोन स्क्रीन चमक उठा। यह एक टेक्स्ट मैसेज था। निर्माण बैंक, आपके खाते 9,672 में किसी अन्य बैंक से 30 करोड़ रुपए का ट्रांसफर प्राप्त हुआ। शेष राशि 30,18,20,000। विक्रम के कार्य पुरस्कार के 30 करोड़ रुपए आ गए। मूल रूप से रिया के शब्दों की वजह से कई लोगों की नजरें विक्रम के मोबाइल पर थीं। इस समय टेक्स्ट मैसेज का कंटेंट रिया और आयशा ने देख लिया। हालांकि इसे उल्टा देखा गया, लेकिन जीरो की बड़ी स्ट्रिंग चौंकाने वाली थी। इस समय मैसेज का कंटेंट देखकर रिया तो छोड़ो, आयशा भी थोड़ी हैरान थी। वह कितने जीरो थे? 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 100 लाख। रिया ने जीरो गिनने के बाद गहरी सांस ली और डर से बोली, 30 करोड़। हालांकि रिया का परिवार भी अमीर है, लेकिन 30 करोड़ उसके लिए निश्चित रूप से एक खगोलीय राशि है। यह क्या है? रिया ने विक्रम के मोबाइल की ओर इशारा किया और कांपती आवाज में पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा जेब खर्च। विक्रम ने लापरवाही से एक कारण गढ़ लिया। वह स्वाभाविक रूप से नहीं कह सकता था कि यह सिस्टम कार्य पूरा करने का पुरस्कार है, और उसने जेब खर्च कहा। यह भी सामान्य था। सर्वशक्तिमान सबसे अमीर व्यक्ति सिस्टम के लिए 30 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा पैसा। जेब खर्च 30 करोड़। विक्रम के शब्दों ने रिया को सांस लेने में तकलीफ दी। ये लगभग उनके परिवार की कुल संपत्ति के बराबर है, और विक्रम के यहाँ 30 करोड़ बस जेब खर्च है।
मेरे भगवान, दुनिया में ऐसी पागल बात भी होती है। विक्रम का परिवार कितना घमंडी है। रिया को 10,000 क्रिटिकल हिट लगे और वह चुप हो गई। पता चला कि जोकर में ही थी। बैंक कार्ड नंबर क्या है, मैं मरम्मत का खर्चा ट्रांसफर कर दूंगा। विक्रम ने आयशा से पूछा। यह ज्यादा पैसा नहीं है, वाकई जरूरत नहीं। आयशा ने मना किया। अंत में विक्रम ने कहा कि आयशा को ट्रांसफर छोड़ना पड़ा। ठीक है, अगर समय मिले तो मैं तुम्हारे साथ नई कार खरीदने चलूंगा। चूंकि आयशा इतनी विनम्र थी, विक्रम ने स्वाभाविक रूप से विनम्रता से कहा। अब उसके लिए रोल्स रॉयस कुछ भी नहीं थी, जो अरबों की संपत्ति रखता था। ठीक है, आयशा ने सिर हिलाया। उसे कार खरीदने की परवाह नहीं थी, महत्वपूर्ण था कि विक्रम उसके साथ हो। सोचने के बाद आयशा ने धीरे से पूछा, विक्रम, एक छोटी सी बात है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अध्याय 6, कार्य पुरस्कार 9। यह कोई खास बात नहीं है, बस उम्मीद है कि तुम मेरे प्रेमी बनने का नाटक कर सकते हो। मेरे साथ घर चलो और मेरे माता पिता से निपटो। आयशा कपूर ने विक्रम सिंह की ओर उदास और असहाय नजरों से देखा। उसके माता पिता उसे मजबूर कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए सगाई की व्यवस्था भी कर दी थी। हाँ, विक्रम ने नहीं सोचा था कि आयशा उसे अपने प्रेमी के रूप में नाटक करने के लिए कहेगी, और वह थोड़ा हैरान रह गया। रैंडम कार्य जारी। विकल्प 1, आयशा की बात मान लो, आयशा के प्रेमी बनने का नाटक करो और उसके माता पिता की परेशानियों को हल करो। कार्य पुरस्कार, DLF प्रोमेनिड की विला नंबर 1। विकल्प 2, आयशा को मना करो, पीछे मुड़ो और चले जाओ। कार्य पुरस्कार, 10 लाख रुपये नकद। विक्रम के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी और कार्य आ गया। DLF प्रोमेनिड की विला, वह भी नंबर 1। विक्रम बेहद हैरान था। ये चंडीगढ़ का एक प्रसिद्ध अमीर इलाका था, जहां के मालिक या तो धनवान थे या रसूखदार। DLF प्रोमेनिड चंडीगढ़ का एक शीर्ष विला क्षेत्र था। पूरे क्षेत्र में केवल 16 विला थे और प्रत्येक विला 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला था। शुरुआत में इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए थी, लेकिन समय के साथ अब DLF प्रोमेनिड की विला को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। चंडीगढ़ में DLF प्रोमेनिड में विला होना स्थिति और रुतबे का प्रतीक था, और विला नंबर 1 सबसे बड़ा और सबसे शानदार था। अगर आयशा की मदद करने का वादा किया तो DLF प्रोमेनिड की विला नंबर 1 मिल सकती थी। ये वास्तव में मुनाफे का सौदा था। दूसरे विकल्प 10 लाख रुपये नकद की बात करें तो भले ही यह 50 करोड़ हो, यह एक साधारण DLF प्रोमेनिड विला जितना भी नहीं होगा। नंबर 1 विला तो दूर की बात थी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, विक्रम ने सहमति जताई। शानदार, क्या तुम्हारे पास आज रात का समय है? आयशा ने बेसब्री से पूछा। आज रात? हाँ, मेरे पास समय है। विक्रम ने सिर हिलाया। कार्य जल्दी पूरा हो और DLF प्रोमेनिड की विला नंबर 1 जल्दी मिले, ये तो अच्छा ही था। पहले हम शॉपिंग करेंगे, फिर मेरे घर चलेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के आयशा तुरंत खड़ी हुई और अपनी सहेली से बोली, रिया, मैं और विक्रम जा रहे हैं। विक्रम और आयशा को बार ईस्ट लाउंज से बाहर निकलते देख वहां बैठी रिया मल्होत्रा ने प्रतिक्रिया दी। इस पल में उसका मूड बेहद जटिल था। उसे लगा कि जोकर तो मैं ही हूं वाला इमोटिकॉन उसके लिए ही बनाया गया था। वह विक्रम को बेनकाब करने और आयशा को उससे दूर रखने आई थी, लेकिन अंत में विक्रम ही आयशा का प्रेमी बन गया। क्या विक्रम वाकई अमीर है? रिया ने जितना सोचा उतना ही उसे कुछ गलत लगा। ये सब बहुत सपनीला और अवास्तविक लग रहा था। 30 करोड़ की जेब खर्च। हाँ, अभी उसने टेक्स्ट मैसेज को उल्टा पढ़ लिया था। सिवाय शून्यों की एक स्ट्रिंग के वह ठीक से नहीं देख पाई थी। ये मैसेज जरूरी नहीं कि सच्चा हो। ये सब विक्रम ने पहले से डिजाइन किया होगा, किसी और को बैंक बनकर मैसेज भेजने को कहा होगा। क्योंकि उल्टा देखने पर वे एक पल के लिए स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए और वे विक्रम का फोन लेकर ध्यान से नहीं देख सकते थे। इस तरह सोचने पर सब कुछ तर्कसंगत लगता था। वाकई वह एक धोखेबाज पुरुषों का सरदार था। विक्रम की तरकीबें बहुत चालाक थीं। सौभाग्य से मैं स्मार्ट हूं और उसने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया। नहीं, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि विक्रम की हाई, रिच और हैंडसम वाली झूठी छवि को बेनकाब कर सकूं और आयशा को बचा सकूं। दूसरी ओर विक्रम और आयशा बार ईस्ट लाउंज से बाहर निकल चुके थे। दूर से उन्होंने एक युवक को विक्रम की लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर के सामने खड़े होकर लगातार सेल्फी लेते देखा। जब विक्रम और आयशा वहां पहुंचे, वह युवक मुड़ा। विक्रम सिंह। युवक ने पहली नजर में विक्रम को पहचान लिया और हैरानी से बोला। विक्रम ने उसे देखा और आश्चर्य से बोला, रोहन गुप्ता। हाँ, मैं ही हूँ। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। हाई स्कूल के बाद 3 साल से नहीं मिले। तुम कैसे हो? रोहन ने शिष्टाचार से पूछा। बस ठीक ठाक, सामान्य कॉलेज जीवन, विक्रम ने जवाब दिया। तुम कैसे हो? विक्रम के बगल में आयशा को देखते हुए, जिसका चेहरा अनगिनत अभिनेत्रियों को मात दे सकता था, रोहन को बहुत जलन हुई। अचानक पीछे की लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर को देखकर रोहन की आंखें चमक उठी। मैं बस ठीक ठाक।
हाल ही में मैंने एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर खरीदी, बस खेलने के लिए। रोहन ने लैम्बोर्गिनी को थपथपाते हुए वर्साय की तरह मास्टर बनकर बोला। ऐशा के सामने वह विक्रम से बेहतर नहीं था, लेकिन इस लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर की मदद से वह अधिक रसूखदार और अमीर लग रहा था। उसे लगा कि वह विक्रम को नीचा दिखा सकता है। शायद वह विक्रम की दीवार भी तोड़ सकता था। ओह, विक्रम के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। तुम्हारी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर कितने में आई? ज्यादा नहीं, बस 8 या 9 लाख। रोहन ने और जोर देकर बोला। कमाल है, मेरी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर तो सिर्फ 8,000 रुपये में आई। विक्रम ने सच बोला। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर विक्रम ने कार की चाबी निकाली और दबाई। अगले ही पल लैम्बोर्गिनी का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे काले पंख फैल रहे हों। पास में रोहन गुप्ता ने यह दृश्य देखा, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर विक्रम की है। रोहन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मैं तो दिखावा करने की कोशिश में लोहे की प्लेट पर जा टकराया। शर्मिंदगी की हद हो गई। कार में बैठकर विक्रम और ऐशा चले गए, केवल रोहन को हवा में उलझा छोड़कर। नहीं सोचा था इतने कम समय में विक्रम सचमुच एक लैम्बोर्गिनी चला रहा है। रोहन ने भावुक होकर बड़बड़ाया। दूर जाती लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर को देखकर रोहन ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें खींची। लेकिन जब रोहन अपनी तस्वीरें पुराने हाई स्कूल क्लास ग्रुप में भेजने वाला था, उसने अचानक रुक गया। थोड़ा सोचने के बाद रोहन ने भेजना रद्द कर दिया। कुछ दिनों बाद ऐसा लगता था कि एक क्लास रियूनियन होने वाला था। इस दौरान क्लास ग्रुप में लगातार खबरें आ रही थीं। कई लोग विक्रम को बार बार बुला रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाई स्कूल में इन लोगों का विक्रम से अच्छा रिश्ता नहीं था। अब वे इतने सक्रिय थे। पहली नज़र में ये चालाक लोमड़ी की तरह मुर्गी को नया साल मुबारक कहने जैसा था, जिसमें कोई भलाई नहीं थी। रोहन को जितना पता था, ये लोग अब अच्छा कर रहे थे। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन थे जिनके पास बड़ी ताकत थी, और कुछ पैसे खर्च करने वाले दूसरी पीढ़ी के लोग थे। लेकिन अब ऐसा लगता था कि सबसे बड़ा बदलाव विक्रम का था। लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर की कीमत तो आसमान छूती थी। ऐसी कार खरीदने वाला, उसकी कीमत वाकई भयानक होगी। वह क्लास रियूनियन में मस्ती करने नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब सोचता था कि वह जाना चाहता है और विक्रम की खबर नहीं देना चाहता। वह आमतौर पर इन लोगों को क्लास ग्रुप में दिखावा करते देखकर बहुत परेशान होता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन इस बार उन्होंने विक्रम के सिर पर लोहे की प्लेट को ठोका और क्लास रियूनियन में एक अच्छा तमाशा होने वाला था। दूसरी ओर विक्रम और ऐशा रास्ते में थे। चूंकि उसे प्रेमी बनने का नाटक करना था, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। पहली बार माता पिता से मिलने जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से कुछ उपहार लाने थे। विक्रम को ऐशा के माता पिता का पक्ष जीतने के लिए ऐशा ने विक्रम को कुछ उपहार चुनने में मदद करने की तैयारी की। अध्याय 7, 1 करोड़ से शुरू होने वाली सुलेख और चित्रकला। विक्रम ने ऐशा को चंडीगढ़ के प्रसिद्ध सराफा बाजार में ले गया। ऐशा ने कहा कि उसके पिता हाल ही में सुलेख और चित्रकला के दीवाने हो गए थे, इसलिए विक्रम ने नेविगेशन किया और यहाँ आ गया। डिंग, रैंडम कार्य, वाणी भवन में कार्ड चेक करें या नहीं। जैसे ही विक्रम और ऐशा कार से उतरे, सिस्टम की आवाज अचानक गूंजी। चेक इन। यह एक मुफ्त उपहार के बराबर कार्य था और विक्रम ने बिना हिचकिचाहट के कार्ड चेक किया। डिंग, सफलतापूर्वक चेक इन। बधाई हो, आपको हर चीज को स्कैन करने की क्षमता प्राप्त हुई। सीमित समय 20 मिनट। जैसे ही विक्रम ने सफलतापूर्वक चेक इन किया, सिस्टम की आवाज आई। केवल 20 मिनट के लिए प्रारंभिक हर चीज स्कैन। विक्रम ने बड़बड़ाया। उत्सुकता से विक्रम ने अनायास ही पास में खड़ी एक लड़की को स्कैन किया। स्कैन करने के तुरंत बाद सिस्टम की आवाज फिर आई। अपर्याप्त अनुमति। प्रारंभिक स्तर की हर चीज स्कैन केवल वस्तुओं की जानकारी स्कैन कर सकती है, लोगों को स्कैन करने के लिए अपग्रेड की जरूरत है। सिस्टम के संकेत के बाद विक्रम समझ गया, वस्तुओं को स्कैन करना भी ठीक है। इस क्षमता के साथ विक्रम ने सराफा बाजार में घूमना शुरू किया जैसे कि उसे कोई विशेष शक्ति मिल गई हो। बस स्कैन करो और आपको प्राचीन वस्तु की जानकारी और उसकी सत्यता पता चल जाएगी। चलो, काउंटडाउन देखकर विक्रम और ऐशा तुरंत सराफा बाजार में घुस गए। 20 मिनट बाद विक्रम और ऐशा एक चित्र और एक कांस्य बुद्ध मूर्ति के साथ बाहर निकले। हर चीज स्कैन करने का समय खत्म। सिस्टम के रिमाइंडर के साथ विक्रम की हर चीज स्कैन करने की क्षमता गायब हो गई। क्या अफसोस है, समय बहुत कम था। काश अगली बार ये लंबा हो या मध्यवर्ती स्तर तक बढ़ जाए। विक्रम ने भावुक होकर कहा। बाजार में घूमने और प्राचीन वस्तुओं को देखने का अनुभव बहुत शानदार था। ये तो बस पैसा उठाने जैसा था। हालांकि इस बार केवल 20 मिनट मिले, लेकिन इन छोटे 20 मिनटों में विक्रम ने 2 बहुत अच्छे खजाने ढूंढ लिए। आज रात ऐशा के घर जाना बहुत आसान होने वाला था। 2 खजाने लेकर विक्रम और ऐशा कार में बैठे और सीधे ऐशा के घर की ओर चले। ऐशा का घर चंडीगढ़ के प्रसिद्ध क्लाउड व्यू विला में था।
हालांकि क्लाउडव्यू विला डीएलएफ प्रोमेनेज से थोड़ा कमतर था, लेकिन ये भी चंडीगढ़ में मशहूर था और किसी भी विला की कीमत 100 करोड़ से अधिक थी। क्लाउडव्यू विला में रहने वाले ज्यादातर लोग चंडीगढ़ के शीर्ष धनवान या प्रभावशाली लोग थे। आज ऐशा के घर एक खास मेहमान आया था। अर्जुन, बैठो। ऐशा के माता पिता ने मेहमान का लिविंग रूम में स्वागत किया। धन्यवाद संजय अंकल, प्रिया आंटी। यह मेहमान एक 25 साल का युवक था जो एक साफ सुथरी सफेद सूट पहने था और उसकी त्वचा भी असामान्य रूप से गोरी थी। वह कोई और नहीं बल्कि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध शर्मा ग्रुप का वारिस अर्जुन शर्मा था। ऐशा के पिता और अर्जुन के पिता पुराने परिचित थे और दोनों कंपनियों के बीच समय समय पर सहयोग होता था। जैसा कि पहले बताया गया, ऐशा के माता पिता ऐशा के लिए सगाई की व्यवस्था करने की योजना बना रहे थे और यह अर्जुन शर्मा उनकी पहली पसंद था। अर्जुन, तुम्हारे पिता हाल में क्या कर रहे हैं? ऐशा के पिता ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, मेरे पिता हाल ही में अमृतसर गए हैं, वहां क्वांटम ग्रुप के साथ सहयोग पर चर्चा करने। अर्जुन ने जवाब दिया और क्वांटम ग्रुप का नाम लेते हुए विशेष रूप से जोर दिया। क्वांटम ग्रुप, ये सुनकर ऐशा के माता पिता दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पहले कुछ अफवाहें सुनी थी, लेकिन नहीं सोचा था कि यह सच होगा कि शर्मा ग्रुप वाकई क्वांटम ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहता है। चंडीगढ़ में भी क्वांटम ग्रुप का नाम गूंजता था। क्वांटम ग्रुप अमृतसर का एक प्रसिद्ध निवेश समूह जिसकी कुल संपत्ति 50 अरब रुपये बताई जाती थी। अगर शर्मा ग्रुप क्वांटम ग्रुप के साथ सहयोग कर ले तो शायद चंडीगढ़ में उनकी स्थिति आसमान छू लेगी। मेरे पिता हाल में बहुत व्यस्त हैं और आने का समय नहीं मिला। ये जानकर कि संजय अंकल को चाय पीना पसंद है, उन्होंने मुझे आपके लिए सबसे अच्छी टाइपिंग मन की चाय लाने को कहा। बात करते हुए अर्जुन ने तैयार किया हुआ उपहार निकाला। टाइपिंग मन की चाय, ये सुनकर ऐशा का पिता हैरान रह गया। उसे नहीं सोचा था कि अर्जुन सबसे अच्छी टाइपिंग मन की चाय ला सकता है। टाइपिंग मन की शीर्ष 5 चायों में से एक, इसकी कीमत बेहद ऊंची थी। 10 साल पहले एक नीलामी में केवल 100 ग्राम टाइपिंग मन की चाय 20 लाख रुपए की आसमान छूती कीमत पर बिकी थी। अब इसकी कीमत शायद 10 गुना बढ़ गई होगी। इसके अलावा शीर्ष स्तर की टाइपिंग मन की चाय का वार्षिक उत्पादन सीमित था और कभी भी पैसा होने पर भी इसे खरीदना मुश्किल था। बहुत विनम्र, अपने पिता को मेरी ओर से धन्यवाद देना, ऐशा के पिता ने कहा और वह और ऐशा की मां ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में अर्जुन से काफी संतुष्टि थी। ये लड़का बहुत विनम्र, सुंदर और हर तरह से परिपूर्ण था। ऐशा के प्रेमी के लिए यह एकदम सही विकल्प था। संजय अंकल बहुत विनम्र हैं। वैसे संजय अंकल, अभी जो सबसे अच्छी टाइपिंग मन की चाय थी वह मेरे पिता ने आपके लिए भेजी थी। यहाँ मेरे पास एक प्राचीन चित्र भी है। कुछ समय पहले मुझे यह अच्छा लगा तो मैंने इसे खरीद लिया, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं है। मैं चाहता हूं कि संजय अंकल इसे देखकर इसकी सराहना करें। बात करते हुए अर्जुन ने एक आयताकार रेशमी डिब्बा आगे बढ़ाया। प्राचीन चित्र। जब ऐशा के पिता डिब्बा खोलने ही वाले थे, विला का दरवाजा बाहर से खुला। ऐशा और विक्रम अंदर आए। मम्मी पापा, मैं अपने प्रेमी को लेकर आई हूँ। आते ही ऐशा ने जोर से घोषणा की। ये कहते ही पूरा विला सन्नाटे में डूब गया। इस समय ऐशा ने देखा कि घर में एक मेहमान था और वह अर्जुन शर्मा था। ऐशा का चेहरा अचानक बदल गया। उसे इस ढोंगी अर्जुन शर्मा से कोई लगाव नहीं था। इसके विपरीत उसके माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। नहीं सोचा था कि अर्जुन आज उसके घर आएगा और ऐशा ने विक्रम के कान में अर्जुन का परिचय दिया। अपनी बेटी के शब्द सुनकर ऐशा के माता पिता पास आए और विक्रम को आश्चर्य से देखा। ये कौन है? मम्मी पापा, यह मेरा प्रेमी विक्रम सिंह है। ऐशा ने गंभीरता से विक्रम का परिचय दिया, जिससे ऐशा के माता पिता एक पल के लिए भौंचक्के रह गए। ऐशा, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं था? माँ ने ऐशा से हैरानी से पूछा। हमने आज ही अपने रिश्ते की पुष्टि की है। ऐशा के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा, माहौल की अजीबता को महसूस करते हुए। अंकल, आंटी, नमस्ते। विक्रम ने नमस्ते किया। अंदर आइए, अंदर आइए। ऐशा के माता पिता ने विक्रम को अंदर आमंत्रित किया। दूर से विक्रम को देखकर अर्जुन की आंखों में एक काला बादल उमड़ा, लेकिन जल्द ही वह छिप गया। ऐशा को देखकर अर्जुन ने उत्साह से अभिवादन किया। हम इतने परिचित नहीं हैं, कृपया मेरा पूरा नाम ऐशा कपूर कहें। धन्यवाद। ऐशा ने ठंडेपन से जवाब दिया। पापा, यह विक्रम का आपके लिए तैयार किया हुआ उपहार है, एक सुलेख और चित्र। बैठते ही ऐशा ने सक्रिय रूप से सुलेख और चित्र वाला रेशमी डिब्बा निकाला। ओह, ये भी सुलेख और चित्र तैयार किया है, कितना संयोग है। ये सुनकर अर्जुन ने यन्यांग अंदाज में तंज कसा, क्योंकि उसने पहले ही अपना रेशमी डिब्बा खोलकर एक प्राचीन चित्र निकाला था जिसे उसने भारी कीमत पर खरीदा था। अर्जुन द्वारा खोले गए प्राचीन चित्र को देखकर ऐशा का पिता तुरंत हैरान रह गया और चौंक कर बोला, क्या ये विनोद मिश्रा का चित्र है? विनोद मिश्रा, जिन्हें विनोद मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, और प्रसिद्ध तारा यादव के साथ इन्हें दक्षिण भारत के 4 महान प्रतिभाओं के रूप में जाना जाता है।
और उनके सुलेख और चित्रों की कीमत करोड़ों से शुरू होती थी। अध्याय 8। नहीं, यह असली सुलेख गुरु है। विनोद मिश्रा के जीवित सुलेख और चित्र बहुत सीमित हैं। कुछ साल पहले पॉली की नीलामी में विनोद मिश्रा की मिश्रित कविताएं की एक हस्तलिखित प्रति 8 करोड़ रुपए से अधिक की आसमान छूती कीमत पर बिकी थी। और अब अर्जुन शर्मा द्वारा निकाला गया विनोद मिश्रा का ये प्राचीन चित्र मिश्रित कविताओं से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी कीमत भी बेहद डरावनी है। खुले हुए प्राचीन चित्र को देखकर ऐशा का पिता उत्साह से पास आया, अपनी आंखें चौड़ी की और ध्यान से निरीक्षण करने लगा। संजय अंकल, जब मैंने इसे खरीदा तो विक्रेता ने मुझे बताया कि यह विनोद मिश्रा का वुडन पथ, ऑर्किड और बांस है। अर्जुन ने समझाया, मुझे नहीं पता कि यह असली है या नकली, इसलिए मैं इसे आज संजय अंकल को दिखाने लाया हूं ताकि वे इसकी पहचान करें। अर्जुन ने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी। वास्तव में उसने इस वुडन पथ, ऑर्किड और बांस चित्र के लिए भारी कीमत चुकाई थी और 3 खजाना विशेषज्ञों को बुलाया था। वह कैसे नहीं जान सकता था कि यह प्राचीन चित्र असली है या नहीं। वुडन पथ, ऑर्किड और बांस। ऐशा के पिता ने जाहिर तौर पर इस प्राचीन चित्र के बारे में सुना था और वह और भी उत्साहित हो गए। चित्र की संरचना और सुलेख की रचना को देखते हुए इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद ऐशा के पिता ने कहा, रुकिए, मैं डॉक्टर अनिल मेहरा को बुलाकर लाता हूं। ये कहकर ऐशा के पिता जल्दी से विला से बाहर निकले और क्लाउड व्यू विला में एक अन्य विला की ओर गए। एक उत्साही सुलेख और चित्र प्रेमी के रूप में दक्षिण भारत के 4 महान प्रतिभाओं में से एक विनोद मिश्रा का असली काम देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। इसलिए ऐशा के पिता ने विशेष रूप से डॉक्टर अनिल मेहरा को बुलाया। डॉक्टर मेहरा चंडीगढ़ के प्राचीन वस्तु उद्योग में ताइशान बेदौस्तर के विशेषज्ञ थे और पूरे दक्षिण भारत में भी डॉक्टर मेहरा एक प्रसिद्ध खजाना मूल्यांकन गुरु थे। संयोग से डॉक्टर मेहरा भी क्लाउड व्यू विला में रहते थे और ऐशा के पिता से उनका अच्छा रिश्ता था। ऐशा के पिता को जाते देख अर्जुन के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान उभरी। यही प्रभाव वह चाहता था। ऐशा को उससे अच्छा नहीं लगता, इसलिए अर्जुन को ऐशा के माता पिता पर काम करना पड़ रहा था। अर्जुन ने अपनी टांगें क्रॉस की, सोफे पर दोनों हाथ फैलाकर बैठ गया और मजाकिया अंदाज में विक्रम से पूछा, पता नहीं इस भाई ने कौन सा सुलेख और चित्र तैयार किया है। अर्जुन इस पल में बहुत आत्मविश्वास से भरा था। उसके पास 1.3 करोड़ रुपए की कीमत वाला वुडन पथ, ऑर्किड और बांस चित्र शीर्ष सुलेख और चित्रों में से एक था। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। उसे विश्वास नहीं था कि विक्रम इस मामले में उसे हरा सकता है। एक सुलेख। विक्रम के बोलने से पहले ऐशा ने तुरंत जवाब दिया। इस पल में ऐशा का मूड बहुत अच्छा नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन आज यहाँ आएगा, और वह भी 1 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत वाला प्राचीन चित्र लेकर। विक्रम के साथ सराफा बाजार में जो खरीदा था वह सिर्फ कुछ लाख रुपए का सुलेख था और दोनों की तुलना नहीं हो सकती थी। हाँ, अर्जुन के चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान उभरी और वह मन ही मन समझ गया, इस राउंड में वह जीत गया। जल्द ही ऐशा का पिता डॉक्टर अनिल मेहरा के साथ लौटा, जिनके बाल सफेद थे। वुडन पथ, ऑर्किड और बांस कहाँ है? आते ही डॉक्टर मेहरा ने बेसब्री से पूछा। डॉक्टर मेहरा ने भी इस चित्र के बारे में सुना था लेकिन कभी नहीं देखा था। डॉक्टर मेहरा को देखकर यहाँ तक कि ढीठ अर्जुन भी खड़ा हो गया और बहुत विनम्रता से अभिवादन किया। लेकिन डॉक्टर मेहरा ने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से सिर हिलाया और सीधे वुडन पथ, ऑर्किड और बांस की ओर गया और उसे गौर से देखने लगा। 10 मिनट तक देखने के बाद डॉक्टर मेहरा ने पूरी निश्चितता के साथ कहा, यह असली है, यह निश्चित रूप से विनोद मिश्रा का असली काम है। डॉक्टर मेहरा की आवाज से उनके दिल की उत्तेजना को सुनना मुश्किल नहीं था। डॉक्टर मेहरा और ऐशा के पिता वुडन पथ, ऑर्किड और बांस के सामने भीड़ में खड़े थे और उनकी राय एक थी। ये दृश्य देखकर अर्जुन के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई और उसने विजयी भाव से विक्रम की ओर देखा। पापा, विक्रम ने भी एक सुलेख लाया है, क्या आप इसे नहीं देखेंगे? और न सह पाने पर ऐशा ने विशेष रूप से याद दिलाया। अपनी बेटी की आवाज सुनकर संजय कपूर अनमने ढंग से पास आए, लेकिन उनकी नजरें अभी भी वुडन पथ, ऑर्किड और बांस चित्र पर थीं। हालांकि डॉक्टर मेहरा का वहां आने का कोई इरादा नहीं था, वह सिर्फ वुडन पथ, ऑर्किड और बांस चित्र को देख रहे थे और विक्रम के लाए सुलेख में उनकी कोई रुचि नहीं थी। डॉक्टर मेहरा को विश्वास नहीं था कि विक्रम का लाया सुलेख इस वुडन पथ, ऑर्किड और बांस चित्र से ज्यादा कीमती हो सकता है। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी लाई प्राचीन स्क्रॉल खोली और अचानक एक सुलेख कृति सबके सामने प्रकट हुई। सांग लुवांती। बस एक नजर डालते ही ऐशा के पिता ने तुरंत सुलेख का नाम पुकारा। सांग लुवांती की प्रसिद्धि वुडन पथ, ऑर्किड और बांस चित्र से कहीं ज्यादा थी। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि यह था कि सांग लुवांती को सुलेख गुरु वांगशी ने लिखा था। लंबे समय तक देखने के बाद ऐशा के पिता ने बहुत अफसोस के साथ
कहा, क्या अफसोस है, यह मिंग राजवंश की नकल है। अगर यह मिंग से पहले की होती या तांग राजवंश की तो बात बनती। कहा जाता है कि सांग लुवांती वांगशी की एकमात्र असली कृति है जो बची है। 2010 की गाजियन नीलामी में वांगशी की पिंगांती की तांग और सांग राजवंश की एक नकल 30 करोड़ से अधिक की आसमान छूती कीमत पर बिकी थी। यह आज सुलेख और चित्रकला उद्योग में दूसरी सबसे ऊंची नीलामी कीमत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह काम सिर्फ वांगशी की नकल थी। अगर यह असली होता तो कीमत निश्चित रूप से भयानक होती। यह आज सुलेख और चित्रकला की दुनिया में सबसे आसान चीज बन जाती। जैसे ही ऐशा के पिता की आवाज खत्म हुई, एक अप्रत्याशित आवाज अचानक आए, नहीं, ये वांगशी का असली काम है। ये कहते ही पूरा विला एक मृत सन्नाटे में डूब गया। अगले ही पल अर्जुन शर्मा इतना हंसा कि उसका शरीर झुक गया। हा, मुझे हंसी आ रही है, सांग लुवांती असली है। तुम डींग मार रहे हो लड़के, डींग मारने से पहले होमवर्क कर लिया करो। दुनिया में बची एकमात्र वांगशी की असली सांग लुवांती अभी एक द्वीप देश के संग्रहालय में है। ये तो सब जानते हैं। अर्जुन ने विक्रम को मूर्ख की तरह देखा और हंसते हंसते लगभग जमीन पर गिर पड़ा। क्या इस विक्रम ने डींग मारने से पहले होमवर्क नहीं किया? क्या मूर्ख है? मैं जीत गया। मैं इसे ठीक करना चाहूंगा। कुछ समय पहले प्राचीन वस्तुओं और सुलेख चित्रकला के क्षेत्र के कुछ शीर्ष घरेलू हस्तियों ने सत्यापित किया कि द्वीप देश की सांग लुवांती केवल तांग राजवंश की नकल है, असली नहीं। अर्जुन की बात सुनकर डॉक्टर मेहरा खड़े हुए और इसे ठीक किया। हाँ, डॉक्टर मेहरा के इस कहने पर अर्जुन का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह बेहद शर्मिंदगी महसूस करने लगा। और डॉक्टर मेहरा भी विक्रम की बातों से आकर्षित हो गए। आखिरकार अगर यह वास्तव में वांगशी का असली काम था तो यह शायद एक बड़ा झटका पैदा करता। डॉक्टर मेहरा ने इस सांग लुवांती को बहुत बारीकी से, सावधानी से और दृढ़ता से देखा। युवक, ये सांग लुवांती वाकई मिंग राजवंश की नकल है। लंबे समय बाद डॉक्टर मेहरा ने पूरी तरह से यकीन के साथ विक्रम से कहा, नहीं, यह असली है। हालांकि सभी की उम्मीद के विपरीत विक्रम ने बहुत शांति से डॉक्टर मेहरा को नकार दिया। ये सुनकर ऐशा के पिता का चेहरा थोड़ा बदल गया। एक तरफ ताइशान बेदौस्तर का गुरु था और दूसरी तरफ एक 20 साल का युवक। कौन अधिक विश्वसनीय था? इसके अलावा ऐशा के पिता और डॉक्टर मेहरा का परिचय था। वह डॉक्टर मेहरा के स्वभाव को समझते थे। डॉक्टर मेहरा ईमानदार थे और स्वार्थी या धोखेबाज नहीं थे। ये बदतमीजी है, जल्दी से डॉक्टर मेहरा से माफी मांगो। ऐशा के पिता ने विक्रम को हल्के से डांटा, यहाँ तक कि ऐशा ने विक्रम की आस्तीन खींची। डॉक्टर मेहरा की चंडीगढ़ में स्थिति अलग थी, यहाँ तक कि चंडीगढ़ के कुछ बड़े लोग भी उन्हें देखकर विनम्र रहते थे। अगर विक्रम ने डॉक्टर मेहरा का अपमान किया तो यह निश्चित रूप से बहुत परेशानी भरा होता। ओह, क्या बूढ़ा गलत है? शायद बूढ़े की विद्या में कमी है। युवक, बताओ यह असली क्यों है? डॉक्टर मेहरा ने ठंडेपन से कहा। अध्याय 9, 2 अरब से कम नहीं। डॉक्टर मेहरा का चेहरा हरा पड़ गया और उन्होंने विक्रम को ठंडेपन से देखा। उनके दिल में बहुत गुस्सा था। चंडीगढ़ के प्राचीन वस्तु उद्योग में ताइशान बेदौस्तर के व्यक्ति के रूप में उन्होंने 50 से 60 साल तक प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन और मूल्यांकन किया था। उनकी प्राचीन वस्तु मूल्यांकन में लगभग कभी गलती नहीं हुई थी। उन्होंने अभी यह निष्कर्ष निकाला था कि यह सांग लुवांती मिंग राजवंश की नकल थी, और अगले ही पल ये 20 साल का युवक सबके सामने उनकी बात को नकार रहा था। इससे उनका मुंह कहाँ बचा। उन्होंने इस सांग लुवांती को कई बार प्रमाणित किया था और तब जाकर यह नतीजा दिया था कि यह एक नकल है। उन्हें वाकई विश्वास नहीं था कि विक्रम ने क्या कहा। यह असली क्यों है? बहुत आसान है, विक्रम ने कहा। पीछे मुड़ा और टेबल पर रखा चाय का कप उठाया और उसमें से एक घूंट लिया। अगले ही पल विक्रम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। चाय पीने के बाद विक्रम ने चाय को निगला नहीं बल्कि आगे की ओर उड़ेल दिया। पफ! विक्रम ने चाय को सीधे सामने रखे सांग लुवांती पर छिड़क दिया। ये दृश्य देखकर सब भौंचक के रह गए। यह क्या स्थिति थी? क्या विक्रम इस नकली सुलेख को नष्ट कर रहा था? वरना वह इस पर पानी क्यों छिड़क रहा था? ऐशा और उसके पिता एक पल के लिए वहां ठिठक गए। यह नहीं जानते थे कि क्या कहें। पास में अर्जुन शर्मा ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। हा, यह विक्रम जरूर डॉक्टर मेहरा के सामने निरुत्तर हो गया होगा और घबराहट में उसने इस सुलेख को नष्ट करने की सोची। अब विक्रम ने पूरी तरह से डॉक्टर मेहरा को नाराज कर दिया है। अब से चंडीगढ़ में विक्रम का जीवन बहुत मुश्किल होने वाला है। अर्जुन ने मन ही मन खुशी से सोचा। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर मेहरा ने विक्रम को सख्ती से डांटा। एक प्राचीन वस्तु मूल्यांकन गुरु के रूप में डॉक्टर मेहरा को किसी भी प्राचीन वस्तु से बहुत लगाव था और वह उसकी बहुत कद्र करते थे। वह सबसे ज्यादा नफरत करते थे, नहीं घृणा करते थे, उन लोगों से जो प्राचीन वस्तुओं को खिलौना समझते थे।
हालांकि यह सांग लुवांती मिंग राजवंश की नकल थी, फिर भी इसमें कुछ ऐतिहासिक मूल्य और शोध मूल्य था। बाहर इसे खरीदने के लिए भी लाखों रुपये चाहिए, लेकिन विक्रम ने उनके सामने इस सांग लुवांती को नष्ट कर दिया। ये बर्दाश्त करने योग्य था या नहीं? डॉक्टर मेहरा, मैं इसे नष्ट नहीं कर रहा, आप यहाँ ध्यान से देखिए, सांग लुवांती की ओर इशारा करते हुए विक्रम ने समझाया। हो, सांग लुवांती को कुछ देर तक घूरने के बाद डॉक्टर मेहरा ने एक हैरान आवाज निकाली। यह उस सुलेख और चित्र से थोड़ा अलग लग रहा था जो वह आमतौर पर पानी से क्षतिग्रस्त देखते थे। विक्रम ने थोड़ा और पानी पिया और सांग लुवांती के आसपास छिड़क दिया, जिससे आसपास का हिस्सा थोड़ा गीला हो गया। तुरंत बाद विक्रम ने टेबल पर रखे फल के चाकू से सांग लुवांती के निचले दाएं कोने को हल्के से खुरचा। जल्द ही निचले दाएं कोने का कागज थोड़ा उठ गया। विक्रम ने निचले दाएं कोने के मुड़े हुए कागज को पकड़ा और सावधानी से उसे हटाया। अगले ही पल एक जादुई दृश्य हुआ। विक्रम के हटाने के बाद पहले जैसा ही एक और सुलेख सबके सामने प्रकट हुआ। सांग लुवांती के नीचे एक और सांग लुवांती था। ये है। नए सांग लुवांती को देखकर डॉक्टर मेहरा का चेहरा धीरे धीरे जम गया। यह डॉक्टर मेहरा हकलाए। इस सांग लुवांती को देखकर उनका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। अगले ही पल डॉक्टर मेहरा ने अपनी जेब से एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और नए सांग लुवांती को गंभीरता से मूल्यांकन करने लगे। लंबे समय बाद डॉक्टर मेहरा ने कुछ अविश्वसनीय कहा, ये सांग लुवांती असली है, वांगशी का असली काम। डॉक्टर मेहरा के हाथ कांप रहे थे और उनके चेहरे पर आश्चर्य भरा था। क्या असली? ये सुलेख गुरु वांगशी का असली काम है? क्या दुनिया में उनकी कोई असली कृति बाकी नहीं थी? जल्द ही सभी लोग इकट्ठा हो गए और बहुत उत्सुकता से नए सांग लुवांती को देखने लगे। आसमान की नजरें हैं। नहीं सोचा था कि इस बूढ़े को अपने जीवन काल में सुलेख गुरु का असली काम देखने को मिलेगा। हा, भले ही मैं मर जाऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। डॉक्टर मेहरा की आंखों के कोने में उत्साह से आंसू थे। छोटे दोस्त, मैं पहले गलत था, कृपया मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। डॉक्टर मेहरा मुड़े और विक्रम को ईमानदारी से झुककर माफी मांगने की तैयारी करने लगे। अगर ये दृश्य देखा जाता तो शायद ये पूरे दक्षिण भारत के प्राचीन वस्तु सकल को हिला देता। जैसे ही डॉक्टर मेहरा झुकने वाले थे, विक्रम ने उन्हें पकड़ लिया। इसकी जरूरत नहीं डॉक्टर मेहरा। डॉक्टर मेहरा खड़े हुए और फिर बहुत संदेह के साथ विक्रम से पूछा, छोटे दोस्त, नहीं गुरु विक्रम, आपने कैसे देखा कि इस सांग लुवांती के नीचे रहस्य छिपा है? डॉक्टर मेहरा ने विक्रम के लिए अपनी संबोधन को पूरी तरह से बदल दिया। प्रतिभा पहले आती है। मैंने पहले एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था कि प्राचीन काल में चोरी से बचाने के लिए राजकुमारों और रईसों ने सुलेख और चित्रकला की सुरक्षा का ऐसा तरीका इजाद किया था। विक्रम ने समझाया। बेशक ये सब सिस्टम की प्रारंभिक हर चीज स्कैन करने की क्षमता ने विक्रम को बताया था, यहाँ तक कि प्राचीन पुस्तक का नाम, वहाँ क्या दर्ज था और सिस्टम ने इसका विस्तृत विवरण दिया था। ऐसा है? डॉक्टर मेहरा ने सिर हिलाया और विक्रम की और भी प्रशंसा की। उनका खजाना मूल्यांकन का स्तर गुरु विक्रम से कहीं कम था। डॉक्टर मेहरा, ये सांग लुवांती वांगशी का असली काम है, आप गलत तो नहीं पढ़ रहे ना? अर्जुन को विश्वास नहीं था कि सांग लुवांती असली है। ये बूढ़ा अपनी प्रतिष्ठा की गारंटी देता है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको संदेह है तो आप किसी और को बुलाकर मूल्यांकन करवा सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसे पता था कि डॉक्टर मेहरा नाराज थे। दादाजी मेहरा, इस सांग लुवांती की कीमत कितनी है? ऐशा ने उत्सुकता से पूछा। इसे अब पैसे से नहीं मापा जा सकता, ये बस अमूल्य है। डॉक्टर मेहरा ने सोचा और फिर जोड़ा, अगर कीमत देनी ही हो तो मुझे लगता है कि ये 2 अरब से कम नहीं होगी, या शायद इससे भी ज्यादा। 2 अरब। ये कीमत सुनकर सभी ने जोर से निगला और गहरे सदमे में थे। ये भयानक था। अपने 1.3 करोड़ रुपए के वुडन पथ, ऑर्किड और बांस चित्र को देखकर और फिर इस सांग लुवांती को जो 2 अरब से कम नहीं था, अर्जुन को अपने चेहरे पर गर्मी महसूस हुई। पिछले पल में वह अभी भी दावे के साथ सोच रहा था कि वह विक्रम को आसानी से हरा देगा। अंत में विक्रम ने उसे आसानी से कुचल दिया और अर्जुन बिना आंसुओं के रोना चाहता था। डॉक्टर मेहरा, संजय अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अर्जुन कपूर के घर में एक पल भी नहीं रह सका। उसने एक बहाना बनाया और जल्दी से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने बहुत अनिच्छा से विक्रम की ओर देखा, और यह मामला निश्चित रूप से यही नहीं रुकेगा। अध्याय 10। विक्रम सिंह वही बड़ा शख्स है जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। डीएलएफ प्रोमेनेड की विला नंबर 1 चंडीगढ़ के कई बड़े लोगों की लालसा का केंद्र थी। अब यह विक्रम सिंह की थी। आज विक्रम को बहुत कुछ मिला था। डीएलएफ प्रोमेनेड की विला नंबर 1 को छोड़कर उसे 2 अरब रुपये से कम न होने वाली एक शीर्ष सुलेख कृति भी प्राप्त हुई थी।
तुम्हें पता होना चाहिए, जब विक्रम ने इस सांग लुवांती को खरीदा था तब उसने केवल 7 लाख रुपए खर्च किए थे। इस बार ये लगभग 3000 गुना अधिक थी। यह एक भारी मुनाफा था और विक्रम ने एक बड़ा खजाना उठाया था। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि ऐसी शीर्ष स्तर की प्राचीन वस्तुएं बहुत दुर्लभ थीं। खजाने उठाकर अमीर बनना और सबसे धनी व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल था। इस बार विक्रम कुल 2 प्राचीन वस्तुएं लाया था। सांग लुवांती के अलावा एक चीनी मिट्टी की वस्तु भी थी, जिसे विक्रम ने 3 लाख रुपए में खरीदा था। यह एक शीर्ष गुणवत्ता की सरकारी भट्टी थी, जिसकी कीमत लगभग 30 से 40 लाख थी। चूंकि ऐशा के पिता सांग लुवांती को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, विक्रम ने इस शीर्ष गुणवत्ता की सरकारी भट्टी को ऐशा के पिता को दे दिया। डॉक्टर अनिल मेहरा और ऐशा के पिता की निगाहों में विक्रम ने सावधानी से सांग लुवांती को संभाल कर रख लिया। उन्हें सुलेख गुरु वांगशी का असली काम देखने को मिला, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। बाद में डॉक्टर मेहरा के गर्मजोशी भरे निमंत्रण पर विक्रम डॉक्टर मेहरा की विला में आए और उनके कुछ संग्रह देखे। हालांकि उनमें से कोई भी विक्रम के सांग लुवांती से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन इस विला में प्राचीन खिलौनों का कुल मूल्य भयानक था। जाने से पहले डॉक्टर मेहरा ने भी विक्रम को कुछ कीमती प्राचीन वस्तुएं दी और विक्रम ने सांग लुवांती को कुछ दिनों के लिए डॉक्टर मेहरा को उधार दिया। अंत में डॉक्टर मेहरा ने व्यक्तिगत रूप से विक्रम को विला से बाहर भेजा और बार बार वादा किया, 3 दिन, बस 3 दिन। 3 दिन बाद मैं खुद सांग लुवांती को गुरु विक्रम के घर वापस भेजूंगा। डॉक्टर मेहरा विक्रम के बहुत आभारी थे। उन्होंने अपने जीवन भर प्राचीन वस्तुओं को प्यार किया था। कुछ दिनों तक सांग लुवांती का नजदीक से अध्ययन करने से उन्हें बहुत खुशी मिली थी। उसके बाद विक्रम ने ऐशा के माता पिता के साथ खाना खाया, थोड़ी देर रुके और फिर चले गए। लैम्बोर्गिनी चलाते हुए विक्रम ने अपने मोबाइल से नेविगेशन किया और डीएलएफ प्रोमेनेड की पौराणिक विला नंबर 1 की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर अर्जुन शर्मा ऐशा के घर से निकलने के बाद से उदास था और उसका दिमाग लगातार घूम रहा था, ये सोचते हुए कि कैसे पलटवार किया जाए, विक्रम को कुचला जाए और अपनी इज्जत वापस कमाई जाए। जब अर्जुन घर लौटा, उसने अपने पिता विक्रम शर्मा को वापस आते देखा। पिताजी, क्या आप अमृतसर में क्वांटम ग्रुप के साथ सहयोग पर चर्चा नहीं कर रहे थे? आप वापस कैसे आ गए? अर्जुन ने उदास होकर कहा। क्या बातचीत टूट गई? ऐसा नहीं है, लेकिन बातचीत पूरी नहीं हुई। हमारे जैसे कई कंपनियां हैं जो क्वांटम ग्रुप के साथ सहयोग के लिए प्रयास कर रही हैं। क्वांटम ग्रुप को कुछ दिनों तक विचार करना होगा। विक्रम शर्मा ने हल्की सी आह भरी। अर्जुन ने अपने पिता को अभी घटी बातें बताईं। क्या दुनिया में अभी भी वांगशी का असली काम है? विक्रम शर्मा भी बहुत हैरान थे, लेकिन ये सामान्य था कि उनका बेटा वांगशी के असली काम से हार गया। आखिरकार शायद ही कोई प्राचीन वस्तु वांगशी के असली काम से ज्यादा कीमती हो। चलो, तुम्हारे दूसरे चाचा ने हमें खाने के लिए बुलाया है। समय देखकर विक्रम शर्मा ने अपने बेटे से कहा। अर्जुन के दूसरे चाचा शर्मा परिवार में सबसे अच्छे विकसित थे और स्पष्ट रूप से उन्हें शर्मा परिवार का मुखिया माना जा सकता था। ठीक है, ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य भरी मुस्कान उभरी। तुम्हें पता होना चाहिए, दूसरा चाचा डीएलएफ प्रोमेनेड में रहता है। पूरा चंडीगढ़ में न जाने कितने बड़े लोग, अमीर लोग डीएलएफ प्रोमेनेड में अपनी विला चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। डीएलएफ प्रोमेनेड में रहना पहचान और रुतबे का प्रतीक है। हालांकि चाचा की विला डीएलएफ प्रोमेनेड की केवल नंबर 13 है, फिर भी यह अर्जुन की लालसा का विषय है। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना डीएलएफ प्रोमेनेड में अपनी एक विला होना है, भले ही विला का नंबर पीछे हो। डीएलएफ प्रोमेनेड उसका लक्ष्य है। आमतौर पर डीएलएफ प्रोमेनेड में प्रवेश करना भी बहुत परेशानी भरा होता है। अब जब उसे आसानी से अंदर जाने का मौका मिला तो अर्जुन निश्चित रूप से बहुत उत्साहित था। जल्द ही विक्रम शर्मा और अर्जुन डीएलएफ प्रोमेनेड के लिए रवाना हुए। खाने के बाद अर्जुन अपने पिता और दूसरे चाचा के साथ डीएलएफ प्रोमेनेड में टहलने गया और नज़ारे देखने लगा। डीएलएफ प्रोमेनेड में रहने वालों में सबसे ताकतवर और रसूखदार व्यक्ति विला नंबर 2 का मालिक है। ये बेकार नहीं है। कहा जाता है कि बलदेव चौधरी की संपत्ति 40 अरब रुपये के करीब है। टहलते हुए अर्जुन के दूसरे चाचा ने खुलकर बात की। अर्जुन, भविष्य में कड़ी मेहनत करो और दूसरा बलदेव बनने की कोशिश करो। अर्जुन के दूसरे चाचा ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया। हाँ, सबसे ताकतवर विला नंबर 2 का मालिक बलदेव चौधरी है। चाचा की बात सुनकर अर्जुन बहुत हैरान था। वह बलदेव चौधरी के बारे में जानता था। वह निश्चित रूप से चंडीगढ़ के शीर्ष बड़े लोगों में से एक था, इसमें कोई संदेह नहीं था। लेकिन अगर बलदेव चौधरी डीएलएफ प्रोमेनेड का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, तो उसे विला नंबर 1 में नहीं रहना चाहिए। वह विला नंबर 2 में क्यों रहता है? दूसरे चाचा, बलदेव चौधरी डीएलएफ प्रोमेनेड का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, तो वह विला नंबर 2 में क्यों रहता है और विला नंबर 1 का मालिक कौन है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। ये सुनकर अर्जुन के दूसरे चाचा गंभीर हो गए।
अर्जुन, तुमने अभी साफ नहीं सुना। मैं बात कर रहा था उस सबसे ताकतवर व्यक्ति की जो अभी DLF प्रोमेनेड में रहता है। विला नंबर 1 का मालिक यहाँ नहीं रहता, बल्कि चंडीगढ़ में भी नहीं। कहा जाता है कि विला नंबर 1 का मालिक अमृतसर का एक बड़ा शख्स है, जिसे बलदेव चौधरी भी सम्मान देता है। क्या बलदेव चौधरी जैसे व्यक्ति को भी सम्मान देने वाला? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और गहरे सदमे में था। उसकी नजरों में 40 अरब रुपए की संपत्ति वाला बलदेव चौधरी पहले से ही एक बड़ा शख्स था, और जिसे बलदेव चौधरी भी सम्मान देता हो, वह कितना भयानक होगा। काश मैं ऐसे बड़े शख्स को जान पाता, अर्जुन ने भावुक होकर कहा। वह ऐसे बड़े शख्स को जानने की बहुत लालसा रखता था। तुम्हारी बात छोड़ो, हम भी ऐसे बड़े शख्स से मिलना चाहेंगे, लेकिन मौका नहीं है। अर्जुन के दूसरे चाचा ने भी अफसोस के साथ सिर हिलाया। कई लोग बात करते हुए आगे बढ़े। देखो अर्जुन, यह विला नंबर 1 है, पूरे DLF प्रोमेनेड में सबसे बड़ा क्षेत्र और सबसे शानदार और प्रभावशाली। सामने एक भव्य विला की ओर इशारा करते हुए अर्जुन के दूसरे चाचा ने परिचय दिया। ये सुनकर अर्जुन और उसके पिता ने एक साथ आगे देखा। बहुत शानदार, ये तो एक महल की तरह है। अर्जुन ने सामने विला नंबर 1 को देखकर आह भरी। कहा जाता है कि अमृतसर का वह बड़ा शख्स यहाँ शायद ही आता है, इसलिए यह विला हमेशा खाली और बिना बसे रहता है। अर्जुन के दूसरे चाचा की आवाज खत्म होने के बाद अचानक उन्होंने देखा कि विला के पास कुछ लोग कुछ कर रहे थे और एक से ज्यादा लोग थे। हाँ, अर्जुन के दूसरे चाचा ने आश्चर्य की आवाज निकाली। ध्यान से देखने के बाद वह और भी हैरान हो गए। विला नंबर 1 के आसपास के कुछ लोगों में उन्होंने एक को पहचान लिया। चलो देखते हैं, अर्जुन के दूसरे चाचा ने रास्ता दिखाया और अर्जुन और उसके पिता पीछे पीछे चले। मैनेजर समीर, आप क्या कर रहे हैं? विला नंबर 1 पर पहुंचकर अर्जुन के दूसरे चाचा ने एक सूट में मध्यम आयु के व्यक्ति से पूछा। मैनेजर समीर DLF प्रोमेनेड का प्रॉपर्टी मैनेजर था और पूरे DLF प्रोमेनेड का जिम्मेदार था। यह आप हैं, श्रीमान शर्मा? अर्जुन के दूसरे चाचा को देखकर मैनेजर समीर पास आए। बात यह है, 1 घंटे पहले हमें श्रीमान ली के सहायक से फोन आया। उन्होंने हमें बताया कि श्रीमान ली ने विला नंबर 1 को किसी और को हस्तांतरित कर दिया है। क्या विला नंबर 1 का मालिक बदल गया? अर्जुन के दूसरे चाचा बहुत हैरान थे। हाँ, विला नंबर 1 के नए मालिक ने अभी अभी मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह आज इसे देखने आएंगे। मैंने जल्दी से कुछ लोगों को विला के आसपास की सफाई के लिए भेजा, मैनेजर समीर ने समझाया। सीधे शब्दों में, विला नंबर 1 के नए मालिक को खुश करने और अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए मैनेजर समीर ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को आसपास कुछ छोटे मोटे समायोजन करने के लिए लिया। विला नंबर 1 का नया मालिक आ रहा है। अर्जुन के दूसरे चाचा की आंखें अचानक चमक उठीं। अमृतसर के उस बड़े शख्स से विला नंबर 1 हासिल करने वाला विला नंबर 1 का नया मालिक शायद उस अमृतसर के शख्स से कम नहीं होगा। अब वह आ रहा है। यह एक जीवन में एक बार का अवसर था। अगर वह विला नंबर 1 के नए मालिक से परिचय कर पाए तो ये बहुत अच्छा होगा। अर्जुन के दूसरे चाचा ने अर्जुन और उसके पिता को एक तरफ बुलाया और अपनी सोच बताई। ठीक है, अर्जुन ने उत्साह से सहमति जताई और वह भी विला नंबर 1 के नए मालिक से परिचय करना चाहता था। अगर वह ऐसे बड़े शख्स से दोस्ती कर ले तो वह लंबे समय तक मजे कर सकता था। एक विचार के साथ शर्मा परिवार के 3 लोग विला नंबर 1 के सामने खड़े हो गए ताकि विला नंबर 1 के नए मालिक का स्वागत कर सकें। और मैनेजर समीर किसी काम की वजह से चले गए। 20 मिनट बाद दूर से एक शानदार चेहरा वाला युवक धीरे धीरे यहाँ की ओर आ रहा था। ये युवक विक्रम था। विक्रम पहली बार DLF प्रोमेनेड आया था और बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने लैम्बोर्गिनी को बाहर पार्क किया और आसपास टहलने लगा। विक्रम का चेहरा साफ देखने के बाद वहां विला नंबर 1 के नए मालिक का स्वागत कर रहे अर्जुन ने कुछ भ्रम के साथ कहा। उसने नहीं सोचा था कि केवल कुछ घंटों बाद वह वास्तव में विक्रम को देखेगा, जिसे वह सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहता था। अर्जुन, तुम उसे जानते हो? अर्जुन के दूसरे चाचा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वह वही है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, ऐशा के घर पर मिला विक्रम, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन के दूसरे चाचा ने सिर हिलाया। हालांकि 2 अरब बहुत पैसा है, लेकिन वह इसे निकाल नहीं सकता था, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह अपेक्षाकृत शांत था। उसके मन में विक्रम को अमीरों की दूसरी पीढ़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अर्जुन शर्मा। विला के सामने विला नंबर 1 का निशान देखने के बाद विक्रम थोड़ा हैरान था। अपने घर के सामने अर्जुन शर्मा को फिर से क्यों देखा? विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए? विक्रम के बोलने से पहले अर्जुन ने अचानक पूछा। ये वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें रहना चाहिए, जल्दी चले जाओ। अर्जुन नहीं चाहता था कि विक्रम को भी बड़े शख्स से परिचय करने का मौका मिले, इसलिए वह विक्रम को भगाना चाहता था। तुम मुझे जाने को कह रहे हो? ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अपने घर के सामने उसे दूसरों द्वारा भगाया जा रहा था। अगर मैं नहीं गया तो? विक्रम ने जवाब में पूछा और जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया।
ये देखकर अर्जुन ने तुरंत अनुमान लगाया कि विक्रम को जरूर पता होगा कि विला नंबर 1 का नया मालिक आ रहा है, इसलिए वह भी उनके जैसे यहाँ इंतजार करके विला नंबर 1 के नए मालिक से परिचय करना चाहता था। इसके बारे में सोचकर अर्जुन का विक्रम को भगाने का विचार और मजबूत हो गया। मूल रूप से उसने सोचा था कि जब वह उस बड़े शख्स से मिलेगा तो उसे आत्मविश्वास होगा। उसके बाद जब वह विक्रम से व्यक्तिगत रूप से टकराएगा तो विक्रम को आसानी से कुचल देगा। लेकिन अगर विक्रम भी उस बड़े शख्स को जान ले तो वह क्या जीतेगा? विला नंबर 1 के नए मालिक के रूप में विक्रम होने की संभावना के बारे में अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था। अर्जुन की बात छोड़ो, यहाँ तक कि अर्जुन के दूसरे चाचा, जिन्होंने कई तूफानों का अनुभव किया था, ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार विक्रम बहुत छोटा था, बस 20 साल से थोड़ा ऊपर। क्या इतना ऊंचा रुतबा और स्थिति वाला बड़ा शख्स इतना छोटा हो सकता है? मजाक मत करो, ये तभी संभव है जब वह दिल्ली जैसे शहर का युवक हो। लेकिन अर्जुन ने पहले कहा था कि यशा के घर पर, विक्रम ने कहा था कि वह चंडीगढ़ का है, इसलिए उन्होंने विक्रम को यहाँ का मालिक मानने की भी नहीं सोची। विक्रम, हमारे यहाँ जरूरी काम है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हंगामा मत करो, अर्जुन ने ठंडेपन से बोला और जल्दी से विक्रम को भगाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझदार हो और जल्दी चले जाओ, वरना। पास में अर्जुन के दूसरे चाचा और पिता ने अर्जुन को नहीं रोका, वे भी चाहते थे कि विक्रम चला जाए। इस समय मैनेजर समीर जल्दी से आए। क्या ये श्रीमान विक्रम हैं? मैनेजर समीर विक्रम के पास आए और बहुत विनम्रता से पूछा। अभी उन्हें डीएलएफ प्रोमेनेट के सिक्योरिटी रूम से फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि विला नंबर 1 का मालिक श्रीमान विक्रम पहले ही आ चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर समीर को विक्रम की सामान्य छवि भी बताई थी, इसलिए मैनेजर समीर ने तुरंत अपने काम को छोड़कर जल्दी से यहाँ आए। मैं विक्रम सिंह हूँ। विक्रम ने सिर हिलाया। नमस्ते श्रीमान विक्रम, यह विला नंबर 1 है, कृपया अंदर आएं। पुष्टि जवाब पाकर मैनेजर समीर ने एक कृपया करने का इशारा किया और बहुत सम्मानपूर्वक विक्रम को अंदर आमंत्रित किया। अर्जुन शर्मा और उनके 3 लोगों की अत्यंत भयभीत नजरों में विक्रम ने चाबी निकाली, विला नंबर 1 का दरवाजा खोला और सीधे अंदर चला गया, केवल अर्जुन के 3 लोगों को वहां जमे हुए छोड़कर। यह क्या स्थिति थी? वे पूरी तरह से भौंचक के रह गए। विक्रम ने प्रॉपर्टी मैनेजर के सामने विला नंबर 1 का दरवाजा खोला और सीधे अंदर चला गया। वह वास्तव में डीएलएफ प्रोमेनेट की विला नंबर 1 का मालिक है। मेरा भगवान, ये कैसे संभव है? तीनों लोग भ्रमित थे। विक्रम वही बड़ा शख्स था जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे। ये बड़ा शख्स बहुत छोटा था, बहुत अविश्वसनीय। शर्मा परिवार के 3 लोग पूरी तरह से उलझ गए थे और उन्होंने इस भयानक तथ्य को एक पल के लिए स्वीकार नहीं किया। अध्याय 11, कुछ नहीं, बस 1000 से ज्यादा संपत्ति प्रमाण पत्र। विक्रम सिंह, विला नंबर 1, नया मालिक। विक्रम को विला में प्रवेश करते देख अर्जुन शर्मा कांपती आवाज में बोला। ये कैसे संभव है? अर्जुन के दूसरे चाचा राजेश शर्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था। डीएलएफ प्रोमेनेट के प्रॉपर्टी मैनेजर समीर पटेल ने स्वयं विक्रम का स्वागत किया, तो यह नकली कैसे हो सकता था? लंबे समय तक चुप रहने के बाद राजेश शर्मा का चेहरा अचानक बदल गया। उनका विक्रम के प्रति रवैया अभी बहुत खराब था। उन्होंने निश्चित रूप से विला नंबर 1 के नए मालिक को नाराज कर दिया था। इस बार उन्होंने वास्तव में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वे विला नंबर 1 के नए मालिक से परिचय करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने उसे अपमानित कर दिया। इसके बारे में सोचकर राजेश शर्मा का दिल धक से रह गया और मन ही मन बुरा लगा। ऐसे बड़े शख्स को नाराज करके वे चंडीगढ़ में भविष्य में कैसे तरक्की करेंगे? नहीं, हमें माफी मांगनी होगी। राजेश शर्मा का दिमाग तेजी से चल रहा था, ये सोचते हुए कि विक्रम को कौन से उपहार भेजे जाएं। पास में अर्जुन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। इस पल में उसका दिल पूरी तरह से निराश था। विक्रम को कुचलने की बात, हाँ, वह वाकई पागल था। पहले ऐशा कपूर के घर पर विक्रम ने उसे आसानी से कुचल दिया था, जिसके कारण अर्जुन के मन में विक्रम का एक मनोवैज्ञानिक डर बैठ गया था। अर्जुन हमेशा वापसी करना चाहता था, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन वह विक्रम को अपने पैरों तले कुचल देगा। लेकिन अब वह पूरी तरह से निराश था। विक्रम तो डीएलएफ प्रोमेनेट की विला नंबर 1 का मालिक निकला, एक छिपा हुआ बॉस। विक्रम ने उसका आजीवन सपना और लक्ष्य हासिल कर लिया था, और वह भी इतनी आसानी से। ये डीएलएफ प्रोमेनेट है और वह भी विला नंबर 1। विक्रम के लिए इसे खरीदना गोभी खरीदने जितना आसान क्यों था? इसने उसे कैसे जीतने दिया, विक्रम को कैसे कुचलने दिया? अब शायद विक्रम अपनी उंगली हिलाकर उसे दबा सकता था। वह हार मानता है अब और नहीं। सचमुच लोग एक दूसरे से तुलना करके मर जाते हैं। अगर अर्जुन ने फिर तुलना की तो शायद वह गुस्से से मर जाएगा। अर्जुन, जल्दी से विक्रम के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो वह सब विस्तार से दोबारा बता। राजेश शर्मा और अर्जुन के पिता विक्रम शर्मा ने जल्दी से अर्जुन से पूछा और उपाय सोचने लगे।
वे अब विक्रम से दोस्ती की उम्मीद नहीं करते थे, बस इतना चाहते थे कि विक्रम का गुस्सा शांत हो जाए, और इसके लिए वे भारी कीमत चुकाने को तैयार थे। समीर पटेल के नेतृत्व में विक्रम DLF प्रोमेनेड की विला नंबर 1 में प्रवेश किया। श्रीमान विक्रम, विला नंबर 1 का कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर है। समीर पटेल ने विक्रम को एक एक करके सब कुछ बताया। ये वास्तव में DLF प्रोमेनेड का सबसे शानदार विला था, जिसमें हर तरह की निर्माण और सजावट सामग्री शीर्ष स्तर की थी। केवल अंदर की सजावट को देखें तो शायद चंडीगढ़ में एक साधारण विला खरीदा जा सकता था। श्रीमान विक्रम, देर हो चुकी है, मैं चलता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया मुझे किसी भी समय संपर्क करें, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। परिचय देने के बाद समीर पटेल ने विनम्रता से कहा और मुड़कर चले गए। विक्रम अकेले इस विशाल महल जैसे विला में टहल रहा था, पैसे से मिलने वाले विशेष अनुभव का आनंद ले रहा था। सिस्टम मिलने से पहले विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके पास चंडीगढ़ का शीर्ष विला होगा। यह विक्रम का पहला था, लेकिन निश्चित रूप से आखिरी नहीं। अब विक्रम की संपत्ति केवल कुछ अरब रुपये थी और चंडीगढ़ के सबसे अमीर व्यक्ति से भी ये कम थी। लेकिन इस पल में उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अगर एक दिन वह चंडीगढ़ का सबसे अमीर, दक्षिण भारत का सबसे अमीर, या यहाँ तक कि देश का सबसे अमीर बन गया तो कैसा अनुभव होगा। कल्पना में विक्रम सो गया। अगर कोई और होता तो सबसे अमीर बनना शायद केवल सपने में ही संभव होता। लेकिन सर्वशक्तिमान सबसे अमीर व्यक्ति सिस्टम वाले विक्रम को विश्वास था कि वह उस दिन से दूर नहीं था जब वह सबसे अमीर बनेगा। विक्रम इस साल अपने अंतिम वर्ष में था और पहले ही अपनी थीसिस लिखना शुरू कर चुका था और नौकरी की तलाश कर रहा था, इसलिए वह स्कूल वापस नहीं जाना चाहता था। कई दिनों तक विक्रम DLF प्रोमेनेड की विला नंबर 1 में रहा। शीर्ष स्तर के विला में रहने का अनुभव बस ऐसा ही है, ठीक ठाक। कुछ दिन रहने और अमीरों की जिंदगी का अनुभव करने के बाद विक्रम ने शिकायत की। एक सुबह विक्रम को विक्रम रियल्टी ग्रुप की सेल्स मैनेजर सोनिया वर्मा का फोन आया। सोनिया ने विक्रम को बताया कि उसके संपत्ति प्रमाण पत्रों का ढेर तैयार हो चुका था और विक्रम जब चाहे आकर ले सकता था। ठीक है, विक्रम ने सहमति जताई और आज दोपहर को लेने की योजना बनाई। लेकिन इतनी सारी चीजें अकेले ले जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इस पल में विक्रम को अचानक ऐशा कपूर ने पहले कही हुई बात याद आई। इसलिए विक्रम ने ऐशा को फोन किया। ठीक है, हम दोपहर में विक्रम रियल्टी ग्रुप में मिलेंगे। ऐशा को उम्मीद नहीं थी कि इन दिनों विक्रम को बाहर बुलाने का कोई बहाना मिलेगा, अब मौका आ गया था। ऐशा, क्या बात है? क्या यह विक्रम है? ऐशा के पास उसकी सहेली रिया मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। अब रिया अभी भी विक्रम की पहचान पर विश्वास नहीं करती थी और उसे संदेह था कि विक्रम एक धोखेबाज, झूठा है। हाँ, विक्रम ने मुझे आज दोपहर बुलाया, लेकिन कुछ खास नहीं बताया। ऐशा ने सिर हिलाया। हाँ, ये सुनकर रिया अचानक सतर्क हो गई। ऐशा, मैं भी आज दोपहर तुम्हारे साथ चलूंगी, संयोग से मैं बहुत फ्री हूँ। रिया को लगा कि विक्रम एक धोखेबाज का कोई अच्छा इरादा नहीं है, इसलिए उसने कहा। यह एक मौका था, शायद वह विक्रम इस धोखेबाज नकली अमीर को बेनकाब कर सकती थी। लेकिन ऐशा मना करने वाली थी। वह विक्रम के साथ दो लोगों की दुनिया में समय बिताना चाहती थी, लेकिन अंत में वह रिया की नखरे करने की वजह से सहमत हो गई। दोपहर में ऐशा ने अपनी फरारी चलाई और रिया को लेकर विक्रम रियल्टी ग्रुप पहुंची। विक्रम पहले ही पहुंच चुका था। उसने 1000 से ज्यादा संपत्ति प्रमाण पत्रों को पैक कर लिया था, उन्हें कई बड़े बैगों में रखा था और ले जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ, जब विक्रम ने ऐशा के साथ आई रिया को देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उपकरण व्यक्ति आ गया। रिया भी आई है, बहुत अच्छा, चलो सामान ले चलते हैं। विक्रम ने रिया का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। रिया, सामान ले चलना। हाँ। कार से उतरते ही रिया उन बड़े बैगों को देखकर तुरंत स्तब्ध रह गई। क्या स्थिति है? वह यहाँ मजदूर बनने आए हैं। ठीक है। अंत में विक्रम के धोखेबाज और नकली अमीर होने को बेनकाब करने की अपनी इच्छा को छिपाने के लिए रिया को आंसुओं के साथ सहमत होना पड़ा और मजदूर बनना पड़ा। जब ऐशा मदद करने की तैयारी कर रही थी, विक्रम ने उसे रोक लिया। काम ज्यादा नहीं है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। विक्रम ने अनुमान लगाया कि रिया को उस पर धोखेबाज होने का संदेह है, जिससे एक गंभीर पुरुष के रूप में विक्रम को थोड़ा गुस्सा आया। इसका इस्तेमाल करके वह रिया को सजा देगा। विक्रम की देखभाल से ऐशा को गर्मजोशी महसूस हुई और उसने मना नहीं किया। दोहरा मापदंड। सामान ले जाने में जूझ रही रिया के दिल में आंसू थे और वह लगातार शिकायत कर रही थी। खट धड़ाम। अचानक, क्योंकि बैग में बहुत ज्यादा सामान भरा था, बैग की जिपर टूट गई और उसमें से अनगिनत संपत्ति प्रमाण पत्र गिर गए। रिया ने अनगिनत लाल नोटबुकों को देखा। क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना था, इसलिए शब्द स्पष्ट नहीं देखे। विक्रम, तुम्हारे बैग में क्या है? रिया ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, बस 1000 से ज्यादा संपत्ति प्रमाण पत्र। विक्रम ने सच बोला। क्या? रिया तुरंत पत्थर की मूर्ति बन गई। अध्याय 12, 5 लाख रुपये फेंकना। बहुत शानदार।
1000 से ज्यादा संपत्ति प्रमाण पत्र। रिया मल्होत्रा को लगा कि उसने गलत सुना, इसलिए वह झुकी और जमीन पर पड़े लाल नोटबुकों को उठाया। सचमुच संपत्ति प्रमाण पत्र। रिया ने कांपते हाथों से नोटबुक पर लिखे शब्दों को देखा। उसके दिल में अत्यधिक आश्चर्य था। उसने टूटी जिप वाले बैग में भरे हुए संपत्ति प्रमाण पत्रों को देखा और वहां रखे अन्य समान आकार के कई बैगों को देखा। रिया चुप हो गई। इन संपत्ति प्रमाण पत्रों को जोड़ा जाए तो शायद 1000 से भी ज्यादा होंगे। कब से संपत्ति प्रमाण पत्रों की संख्या को 1000 इकाई में गिना जाने लगा। भले ही उनके परिवार की संपत्ति कई 100 करोड़ हो, शायद उनके पास केवल कुछ ही संपत्ति प्रमाण पत्र होंगे। आखिरकार रियल एस्टेट सट्टेबाजों को छोड़कर कौन अपनी सारी संपत्ति घरों में लगाएगा। यहाँ तक कि अमीर और रसूखदार लोग भी कुछ सेट खरीद लेते हैं और वह काफी है। लेकिन विक्रम सिंह के पास वास्तव में 1000 से ज्यादा संपत्ति प्रमाण पत्र हैं। ये बहुत डरावना है। उसने अभी स्पष्ट देखा था कि संपत्ति प्रमाण पत्र डीएलएफ प्रोमेनेड के लिए हैं। वहां का एक घर शायद कई लाख रुपए का होगा। इतने सारे संपत्ति प्रमाण पत्रों को जोड़ा जाए तो विक्रम ने केवल घर खरीदने में ही अरबों रुपए खर्च किए होंगे। एक कदम पीछे हटें। भले ही विक्रम एक रियल एस्टेट सट्टेबाज हो और उसकी सारी संपत्ति रियल एस्टेट सट्टेबाजी में लगी हो, ये भी काफी डरावना है। इसके अलावा रिया ने देखा कि विक्रम रियल एस्टेट सट्टेबाजों जैसा नहीं लगता। ऐशा ने पहले जो कहा था कि तुमने 10 इमारतें खरीदी, क्या वह सच है? अचानक शुरू में ऐशा कपूर ने उसे बताया था कि विक्रम ने कहीं 10 इमारतें खरीदी थीं। उस समय रिया ने ऐशा की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। 10 इमारतें खरीद लीं। रिया को विश्वास नहीं था कि चंडीगढ़ में इतने घमंडी लोग हैं। अब संपत्ति प्रमाण पत्रों के ढेर को देखकर रिया समझ गई कि विक्रम ने वास्तव में डीएलएफ प्रोमेनेड में 10 इमारतें खरीदी थीं। ये तो वह गलत थी। ऐसा लगता है कि विक्रम को पहले मिले 30 करोड़ रुपए भी सच थे। विक्रम कोई धोखेबाज, नकली अमीर नहीं, बल्कि एक सच्चा देवता है। खुद को व्यस्त रखने के बाद वह विक्रम को बेनकाब करना चाहती थी, लेकिन परिणामस्वरूप वास्तव में बेनकाब हो गया। विक्रम की सच्ची देवता की पहचान सामने आ गई। जोकर तो वास्तव में वह खुद थी। हाँ, क्या बात है? विक्रम ने अचकचाते हुए पूछा। रिया का सिर एक पल के लिए बड़ा हो गया और वह मन ही मन शिकायत कर रही थी। क्या बात है तुम्हारे साथ? क्या गलत है? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई एक बार में 10 इमारतें खरीदता है? अरे नहीं, वह व्यक्ति तो तुम ही हो। रिया ने जैसे ही शिकायत शुरू की, उसे नहीं पता था कि इस पल में विक्रम की शिकायत कैसे करनी है। रिया ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। उसने फिर से जमीन पर गिरे संपत्ति प्रमाण पत्रों को उठाया और ईमानदारी से अपने उपकरण व्यक्ति की भूमिका निभाई। ऐशा भी मदद करने आई। जल्द ही इन पैकेटों को विक्रम की लैम्बोर्गिनी की डिक्की में रख दिया गया। ऐशा को उपकरण व्यक्ति रिया को लाने के लिए धन्यवाद देने के लिए विक्रम ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। ऐशा ने सीधे रिया को अपनी कार की चाबी दी और फिर उछलते हुए विक्रम की लैम्बोर्गिनी के सहचालक सीट पर बैठ गई। हम पहले चलते हैं। अलविदा रिया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए रिया को हाथ हिलाया और लैम्बोर्गिनी में चला गया। वहां केवल रिया हवा में उलझी रह गई। वह न केवल एक जोकर थी, बल्कि एक नापसंद और दयनीय उपकरण व्यक्ति भी थी। रिया को अन्याय महसूस हुआ। अच्छी सहेलियां, कैसी अच्छी सहेलियां, सुंदरता के सामने उसे ऐशा ने बेरहमी से छोड़ दिया। ओह औरत, नहीं, तुमने इतनी मेहनत से सामान धोया और वह व्यर्थ नहीं हो सकता। वह भी खाने जाएगी, विक्रम को बुरी तरह से लूटेगी। सोचकर रिया जल्दी से कार में बैठी और विक्रम का पीछा किया। अंत में रिया ने जी जान से खाने की कोशिश की और इससे विक्रम को केवल कुछ 1000 रुपए का खर्च आया। विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टे रिया खुद को और नहीं खा सकी। विक्रम, यह मेरी गलती थी, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें धोखेबाज समझ लिया। रिया ने विक्रम से माफी मांगी। कोई बात नहीं, विक्रम ने उदासीनता से कहा। विक्रम को इस मूर्ख लड़की से नफरत नहीं थी। आखिरकार रिया ने ऐशा की खातिर ऐसा किया था। खाने के बाद ऐशा अनिच्छा से विक्रम से अलग हुई और रिया के साथ चली गई। अगले दिन ऐशा ने विक्रम को एक जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। यह ऐशा की एक अन्य दोस्त की पार्टी थी जिसने ऐशा को आमंत्रित किया था। ऐशा मूल रूप से मना करने वाली थी, लेकिन फिर सोचा यह विक्रम को बाहर बुलाने का एक अच्छा मौका हो सकता है, इसलिए ऐशा ने सहमति दे दी। हम बस घूमने जा रहे हैं, जन्मदिन का कोई उपहार तैयार करने की जरूरत नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ये डरते हुए कि विक्रम मना कर देगा, ऐशा ने फोन पर जोड़ा। ठीक है, विक्रम ने सहमति जताई। आखिरकार उसके पास अब करने के लिए कुछ नहीं था। उस रात विक्रम ने अपनी लैम्बोर्गिनी चलाकर ऐशा के घर उसे लेने गया। ऐशा ने विक्रम के लिए जानबूझकर एक बेहद नाजुक सफेद लंबा गाउन पहना था। उसके परफेक्ट चेहरे के साथ इस पल में ऐशा की सुंदरता को बयान करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं थे। ऐशा के नेतृत्व में विक्रम एलीट लाउंज बार की ओर चला।
विशाल बॉक्स में प्रवेश करते ही सुंदरता के शिखर पर मौजूद विक्रम और ऐशा तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं और उनकी चमक ने इस जन्मदिन पार्टी के मेजबान करण ओबरॉय को सीधे तौर पर पीछे छोड़ दिया। विक्रम को देखकर करण का चेहरा उदास हो गया और उसका मूड अच्छा नहीं था। आखिरकार कोई भी हो, अपनी जन्मदिन की पार्टी में अपनी चमक छीनी जाए तो क्या वह खुश होगा? हाँ, बस मुझसे 1 अरब रुपये ज्यादा हैंडसम नहीं, थोड़ा सा। करण ने मन ही मन शिकायत की। वह क्या, अच्छा दिखना, इसका क्या फायदा, मेरे पास पैसा है। पैसे की तुलना में रूपर का कोई मोल नहीं। चलो एक तरफ बैठते हैं। विक्रम ने भी महसूस किया कि अपनी सुंदरता की वजह से वह सभी का केंद्र बन गया था, इसलिए उसने ऐशा से धीरे से कहा, हैंडसम होना वाकई परेशानी भरा है, इसमें उसकी क्या गलती। हालांकि फिर भी कई लड़कियां जो अपने रूप और काया पर बहुत आत्मविश्वास रखती थीं, विक्रम के पास आईं। ये देखकर पास में खड़ा करण और भी गुस्सा हो गया और वह अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, उसे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि ध्यान उस लड़के से हटकर फिर से उस पर आए। अगर वह अच्छा नहीं दिखता तो पैसे का इस्तेमाल करेगा, अगर पैसे से रौब झाड़ सकता है तो और कोई बकवास नहीं। करण ने दिमाग घुमाया और एक तरीका सोच लिया। उसने बार के कर्मचारियों को बुलाया और कुछ शब्द कहे। समझने के बाद कर्मचारी तैयार करने के लिए चले गए। 10 मिनट बाद बार के 10 कर्मचारी एक एक करके शराब की बोतल लेकर अंदर आए। ये दृश्य बॉक्स में मौजूद लोगों को स्तब्ध कर गया। सब शांत हो जाएं, आज मेरा जन्मदिन है, खुशी का दिन। 10 बोतल लुई 13 खोलें और सबको पिलाएं। करण ने जोर से घोषणा की। करण शाह बेकार नहीं, करण शाह शानदार, करण शाह कमाल का। अगले ही पल बॉक्स में अनगिनत चीखें गूंजी और वे करण की उदारता से हैरान थे। तुम्हें पता होना चाहिए, ये चंडीगढ़ का शीर्ष बार है। बाहर लुई 13 की एक बोतल लगभग 30,000 रुपये की है, लेकिन यहाँ ये 50,000 रुपये से ज्यादा में बिकती है। 10 बोतलें यानी 5 लाख रुपये से ज्यादा। एक बार में 5 लाख रुपये फेंक देना करण शाह कमाल का है। अनगिनत लोगों की तारीफ सुनकर फिर से केंद्र बने करण के मुंह के कोने पागलपन से ऊपर उठे। वह बहुत गर्व महसूस कर रहा था। सब खुलकर पियो। चिल्लाने के बाद करण ने विक्रम की ओर कुछ नाराजगी से कदम बढ़ाए। अध्याय 13 कोएनिग्सेग CCXR किसका। हालांकि वह विक्रम सिंह से बहुत जलता था, लेकिन वह विक्रम की पहचान नहीं जानता था। स्वाभाविक रूप से करण ओबरॉय ज्यादा ढीठ नहीं होगा। करण को देखने के बाद वे लड़कियां जो पहले विक्रम के पास थीं और उससे परिचय करना चाहती थीं, खड़ी हो गईं और उत्साहपूर्वक करण का अभिवादन करने लगीं, चापलूसी भरे अंदाज में। उन्होंने विक्रम को सीधे एक तरफ कर दिया। करण शाह कमाल का है। करण शाह, मैं आपका एक गिलास पीऊंगी। ये लड़कियां आपस में होड़ लगाकर करण के आसपास जमा हो गईं। उनका मूल ध्यान विक्रम पर था, लेकिन करण को एक बार में 5 लाख रुपये फेंकते देख उन्होंने तुरंत अपना ध्यान करण पर लगा दिया। इस जन्मदिन की पार्टी में ही शायद करीब 10 लाख रुपये खर्च हो गए होंगे। करण शाह बहुत घमंडी है। पैसे की तुलना में रूपर इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। पास आते हुए करण ने 2 गिलास शराब डाली, पहले विक्रम को दी और फिर खुद एक उठाया। भाई, पहले कभी नहीं देखा, पहली बार मिल रहे हैं, परिचय हो जाए। करण ने उत्सुकता से विक्रम से पूछा। वह विक्रम की पहचान को परोक्ष रूप से जानना चाहता था। करण ओबरॉय, चंडीगढ़ का रहने वाला, घर में छोटा मोटा कारोबार है। करण ने पहले अपनी पहचान बताई। विक्रम के बोलने से पहले लड़कियां पहले बोल पड़ीं। करण शाह वाकई बहुत सादगी पसंद हैं, छोटा मोटा कारोबार, अरबों रुपये का छोटा मोटा। चंडीगढ़ के कई बड़े ऑटोमोबाइल बाजार करण शाह के हैं, ये भी छोटा मोटा है। वे सब करण की पहचान जानती थीं। कहाँ छोटा मोटा। इन चमचों की तारीफ सुनकर हालांकि करण का चेहरा गर्व से भरा था, फिर भी वह विनम्र दिखने का नाटक करता रहा। पता नहीं भाई, आपका क्या हाल है? विक्रम सिंह, अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, साधारण परिवार। विक्रम ने सच बोला। कॉलेज स्टूडेंट, साधारण परिवार सुनकर करण ने लंबी सांस ली और तुरंत विक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। कितना भी हैंडसम हो, न पैसा न शक्ति, वह तो कचड़ा है। पहले वह इतना चिंतित था, डर था कि विक्रम की पहचान साधारण नहीं होगी। अब सोचता है वह वाकई बेवकूफ था। खूब मजे कर, करण ने कुछ घमंड के साथ विक्रम से कहा, फिर मुड़कर चला गया। ऐसे व्यक्ति से मुकाबला करना करण को अपनी तौहीन लगी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद करण का मोबाइल अचानक बजा। फोन उठाने के बाद करण के चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह दिखा। सब शांत हो जाएं, मेरे पिताजी ने मेरे लिए तैयार किया हुआ जन्मदिन का उपहार आ गया है। करण ने जोर से घोषणा की, फिर से रौब झाड़ने आया। चलो नीचे जाकर देखते हैं। ये सुनकर सभी उत्सुक हो गए। कौन सा उपहार है जो ऊपर नहीं लाया जा सकता, नीचे जाकर देखना पड़ता है। इसलिए करण के नेतृत्व में उत्सुक लोगों की भीड़ एक एक करके प्राइवेट रूम से निकली। उसी समय विक्रम को एक रहस्यमयी फोन आया। क्या ये श्रीमान विक्रम सिंह हैं?
फोन पर एक अनजान मध्यम आयु के पुरुष की आवाज आई। मैं विक्रम हूँ। तो श्रीमान कृपया नीचे आ जाएं, कुछ है जिसके लिए आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करना है। सुनकर विक्रम भौचक्का रह गया। उसने हाल ही में कुछ नहीं खरीदा था। एंड ऑल्सो सेंट हियर सो अर्जेंट। हाँ ठीक है, मैं नीचे आता हूँगा। उत्सुकता से विक्रम सहमत हो गया, इसलिए विक्रम भी ऐशा के साथ बॉक्स से निकला और नीचे की ओर चला गया। चलते हुए सभी लोग करण से पूछते रहे कि उनके पिता ने उनके लिए कौन सा जन्मदिन का उपहार तैयार किया था। आखिर में सबके सवालों को और न सह पाकर करण ने सपाट लहजे में कहा, कुछ खास नहीं, बस एक साधारण सुपरकार। सुपरकार? क्या ये साधारण है? इसके अलावा करण का परिवार तो ऑटोमोबाइल कारोबार में है। ये सुपरकार इतनी सादी नहीं होगी। क्या ये पौराणिक बड़ा बछड़ा या छोटा बछड़ा है? सभी और ज्यादा उत्सुक हो गए, इसलिए उन्होंने कदम तेज कर दिए। लेकिन जैसे ही वे बार से बाहर निकले, अगले ही पल कुछ दूर का एक दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कुहर को दूर एक बिल्कुल नई चमचमाती सिल्वर सुपरकार खड़ी थी, जो इतनी शानदार थी कि देखते ही बनता था। इसके दृश्य प्रभाव ने सभी को जोरदार झटका दिया। यह क्या है? यह कोएनिग्सेग है। मौजूदा लोगों में ज्यादातर कुछ बड़े भाई थे जो सुपरकारों के बारे में बहुत जानते थे। कोएनिग्सेग? ये सुनकर सभी और बेकाबू हो गए और हिरन की तरह उस सिल्वर सुपरकार की ओर दौड़ पड़े। ये सच में कोनिग्सेग है। ये तो लगाई 5 करोड़ रुपए की कोनिग्सेग CCXR है। क्या 5 करोड़? कैसे हो सकता है? क्या अभी भी 5 करोड़ की सुपरकारें हैं? कुहक लोगों को विश्वास नहीं हुआ। इन संदेही आवाजों को सुनकर जिसने इसे कोएनिग्सेग CCXR के रूप में पहचाना था, उसने अपना मोबाइल निकाला। जल्दी से उसने इंटरनेट से कोनिग्सेग की तस्वीर ढूंढी और सबसे को लहराया। देखो, ये सुपरकार इंटरनेट पर कोनिग्सेग CCXR से बिल्कुल एक जैसी है। सभी ने उत्सुकता से देखा। सच में, ये वास्तव में बिल्कुल एक जैसा है। सबने एक गहरी सांस ली और सामने 5 करोड़ की कोनिग्सेग CCXR को देखा, स्तंभित हो गए। 5 करोड़? यह एक चलता फिरता लग्जरी विला है। करण शाह कमाल है। करण शाह का जन्मदिन का उपहार तो कोनिग्सेग CCXR निकला। करण शाह बकायदा। करण शाह शानदार। सभी चिल्लाए। इस पल करण का शरीर भी कांप रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके पिता का जन्मदिन का उपहार 5 करोड़ की कोनिग्सेग CCXR होगी। पिता उसे सचमुच इतना प्यार करते हैं। मूल रूप से करण ने सोचा था कि उनके पिता ने उनके लिए एक टॉप क्लास छोटा बछड़ा या लो ग्रेड बड़ा बछड़ा तैयार किया होगा। अनपेक्षित रूप से ये तो शीर्ष सुपरकार थी, कोनिग्सेग CCXR। पापा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करण ने मन में चिल्लाया। करण ने अपनी कमर सीधी की। इस पल उसे बेहद सम्मान महसूस हो रहा था। इस बात को वह जिंदगी भर बघार सकता था। सबकी पागलपन भरी तारीफों के बीच करण और अधिक उछल रहा था। इस पल उसे लगा कि वह राजा है, चंडीगढ़ का सुपरकारों का राजा। अब कौन उससे मुकाबला कर सकता है? हा, करण जोर से हंसा। करण, हमें उस पौराणिक कोनिग्सेग पर सैर कराओ। करण, नहीं करण शाह, मुझे पौराणिक कोनिग्सेग CCXR चलाने का मौका दो। करण शाह, मैं भी कोनिग्सेग CCXR में बैठना चाहता हूँ। सभी ने करण की चमचागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, कर सकते हो। पहले से ही उछल रहे करण ने मुस्कुराते हुए हल्के से सहमति दी। चिंता मत करो, सबको अंदर बैठने का मौका मिलेगा। जैसे ही करण रौब झाड़ना जारी रखे, उसके पास से एक बेहद हैंडसम लड़का धीरे धीरे गुजरा। इस लड़के ने चाबी पकड़कर सामने दबाए। अगले ही पल कोनिग्सेग का दरवाजा धीरे धीरे सिल्वर पंखों की तरह खुला। लड़का अंदर बैठ गया। ये बेहद हैंडसम लड़का विक्रम था। पास में ये दृश्य देखकर करण सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या स्थिति है? अध्याय 14, दुनिया की शीर्ष यॉट का इनाम। यह कोनिग्सेग CCXR करण ओबरॉय की नहीं है, करण शाह की है। अब कोई और उसमें क्यों बैठा है? सभी को लगा कि उन्होंने गलत देखा, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें मली और फिर से कोनिग्सेग CCXR की ओर देखा। ये तो विक्रम सिंह है। विक्रम। जब उन्होंने कार में बैठे व्यक्ति को देखा, वे और भी हैरान हो गए। क्या स्थिति है? करण भी हैरान दिखा और समझ नहीं पाया, विक्रम के पास उसकी कोनिग्सेग CCXR की चाबी कैसे है। सभी ने एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सभी विक्रम को भौचक्के होकर देखते रहे। कोनिग्सेग CCXR में विक्रम ने कोनिग्सेग और लैम्बोर्गिनी के बीच अंतर को देखा। अभी विक्रम नीचे गया और उस अनजान मध्यम आयु के व्यक्ति से मिला जिसने उसे फोन किया था। वह व्यक्ति अर्जुन शर्मा का दूसरा चाचा राजेश शर्मा निकला, जो उस दिन से विक्रम से टकराने के बाद से बेचैन था। राजेश शर्मा लगातार माफी मांगने की सोच रहा था। राजेश शर्मा ने बहुत सोचने के बाद विक्रम को एक लग्जरी कार भेजने का फैसला किया। आखिरकार उसकी क्षमता से DLF प्रोमेनेड की विला नंबर 1 से बेहतर हवेली देना असंभव था। यह कोनिग्सेग विदेश से राजेश शर्मा ने खरीदा था।
मूल रूप से इस कोनिग्सेक CCXR की कीमत 4.7 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और केवल शिपिंग लागत ही 7 अंकों तक थी। यहां तक कि इस कार को जल्दी खरीदने के लिए राजेश शर्मा ने रसूख और पैसे खर्च किए। राजेश शर्मा की इतनी भारी कीमत बेकार नहीं गई और अंत में कुछ ही दिनों में उन्होंने इस कोनिग्सेक CCXR को विदेश से चंडीगढ़ लाकर विक्रम को माफी के रूप में उपहार दे दिया। अंत में राजेश शर्मा के बार बार अनुरोध पर विक्रम ने कोनिग्सेक CCXR स्वीकार कर लिया। इसलिए अभी का दृश्य हुआ, विक्रम जल्दी उतरो, ये करण शाह की कार है। इस समय करण का एक छोटा भाई होश में आया और विक्रम को कड़क शब्दों में डांटा, तुम्हारी क्या औकात है कि करण शाह के साथ। लेकिन वह आधा ही बोल पाया, अचानक चुप हो गया। दूसरों को छोड़ो, उसे खुद भी कुछ गलत महसूस हुआ। अभी विक्रम ने उनके सामने चाबी से कोनिग्सेक का दरवाजा खोला था। ये परोक्ष रूप से दिखाता है कि यह कोनिग्सेक CCXR विक्रम की है, न कि करण की। इसके बारे में सोचकर करण का छोटा भाई अचानक चुप हो गया। इस पल सभी को भी समझ आ गया कि यह कोनिग्सेक CCXR करण की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि विक्रम की कार थी। पता चला विक्रम ही असली सादगी पसंद बॉस है। करण शाह, आप यहाँ हैं। कुछ दूर से एक सूट में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। यह आदमी करण के पिता का सहायक राकेश मल्होत्रा था। यह आपके लिए चेयरमैन द्वारा तैयार किया गया जन्मदिन का उपहार है, लैम्बोर्गिनी बैट मर्सिएलागो की कार की चाबी। चाबी करण को सौंपते हुए राकेश ने कोनिग्सेक के पास खड़ी एक लाल सुपर कार की ओर इशारा किया। लैम्बोर्गिनी बैट मर्सिएलागो, कीमत 70 लाख रुपए। हालांकि यह बड़े बछड़े से थोड़ा कम है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी सुपर कार है। सड़क पर यह निश्चित रूप से सभी का ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि इस पल 5 करोड़ की कोनिग्सेक CCXR के सामने लैम्बोर्गिनी बैट मर्सिएलागो कुछ भी नहीं है। ये बस छोटा भाई है। सभी ने लाल लैम्बोर्गिनी बैट मर्सिएलागो को देखा और उनका प्रदर्शन बेहद सपाट था। अगर उन्होंने कोनिग्सेक CCXR देखने से पहले इस लैम्बोर्गिनी बैट मर्सिएलागो को देखा होता तो शायद वे बहुत उत्साहित होते। लेकिन अब शर्मिंदगी के अलावा उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। अब सभी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने गलत व्यक्ति की चमचागिरी की। छोटे भाई विक्रम, विक्रम भाई, आपकी कोनिग्सेक CCXR इतनी शानदार है। विक्रम शाह बेकार नहीं। जल्द ही ज्यादातर बड़े भाई और सुंदरियां करण को छोड़कर विक्रम की कोनिग्सेक CCXR के सामने जमा हो गए और पागलपन से चमचागिरी करने लगे। इसके बाद ये दृश्य देखकर अपनी लैम्बोर्गिनी बैट मर्सिएलागो पर नजर डालते हुए करण का चेहरा अत्यधिक लाल हो गया, शर्मिंदगी की हद तक। आज की घटना अगर फैल गई तो उसकी निश्चित रूप से बेइज्जती होगी और वह निश्चित रूप से कई लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। ऐशा, चलो। इन चमचों पर ध्यान न देना चाहते हुए विक्रम और ऐशा कोनिग्सेक CCXR में बैठे और तेजी से चले गए। उसका बड़ा बछड़ा अभी यहाँ रुका था, वह समय मिलने पर इसे वापस ले जाएगा। विक्रम ने ऐशा को घर छोड़ा और फिर अपनी DLF प्रोमेनेड की विला में लौट आया। सोफे पर लेटकर और फोन चालू करते ही विक्रम ने अनगिनत